आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। विजन आईएएस के मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ में इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। टॉपिक्स इस बार कंपैरेटिवली कम है लास्ट मंथ से, और आज की पहली जो वीडियो है इसमें हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस 6 टॉपिक्स हैं। 6 के 6 टॉपिक्स एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। एक नई सीरीज़ में स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर, उसका अपडेट भी मुझे आप लोगों को देना था। जो वीडियो आप अभी देख रहे हो राइट नाउ अपनी स्क्रीन के ऊपर, इस सीरीज़ के अंदर जो स्पेशली जो जुलाई मंथ की सीरीज़ आप देख रहे हो, द मोमेंट जिस दिन ये सीरीज़ ख़त्म होगी मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा जिसमें हम लोग इनसाइट आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है ना, उसमें लास्ट में टॉपिक्स होते हैं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, पूरे मंथ का कंपाइलेशन। सेम चीज़ विजन की होती है, न्यूज़ इन शॉर्ट की। ये सारे के सारी वीडियोस मतलब टॉपिक्स जो हैं, जो कि एक मंथ के अंदर, मान लो आप जनवरी की बात करते हो तो एक मंथ में इनसाइट और न्यूज़ इन शॉर्ट दोनों मिलाकर 100 से ज़्यादा टॉपिक्स हो जाते हैं, जो कि आपके 2021, 22, 23 इवन 2020 में भी काम आएंगे। पर मैं 2020 वालों को यहाँ पे लिखा नहीं था क्योंकि उनका एग्ज़ाम जस्टिस अभी बिल्कुल अक्टूबर में ही है, तो मैंने इनको नहीं लिखा, बट काम उनके भी आएंगे। 2021, 22, 23 के लिए बहुत क्रूशियल होंगे रिवीजन के लिए। अभी जो सीरीज़ आएगी वो आपकी आएगी जनवरी से लेके, फिर फरवरी भी आएगा, ऐसे अगस्त तक की कंप्लीट सीरीज़ बैक टू बैक आएगी। एक दिन में पूरा एक मंथ कवर, एक दिन जनवरी, नेक्स्ट डे फरवरी, थर्ड डे फिर मार्च, इस तरीके से। तो 7-8 दिन के अंदर मैं अगस्त तक का पूरा अपलोड कर दूंगा बैक टू बैक। जैसे ये विजन की जुलाई 2020 ख़त्म होती है, इसको देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक्स करके आपके तकरीबन 100 से प्लस जाएंगे। कभी कभी इसके फैक्टर ऑफ प्रीलिम्स में 50 आते हैं, कभी इसमें 100 आते हैं। इन विजन का थोड़ा सा फिक्स सा रहता है, यानी कि 30 से लेके 50 के बीच सही रहता है। इनसाइट में थोड़ा वेरी करता है, कभी 50, कभी 70, कभी 100, कभी 120, इसलिए। तो ऑन एन एवरेज आपके पास 100 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे एक मंथ के अंदर, जो आपकी मंथली मैगजीन में होते हैं। और इनके मैंने लेफ़्ट राइट के टॉपिक्स, यानी कि कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके आगे पीछे थोड़ा बहुत है वो भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत क्रूशियल रहेगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। आपको चीज़ें जब रिवाइज होंगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के ऊपर। इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत करना। इस सीरीज़ का लिंक, जो वीडियो राइट ना अभी आप देख रहे हो ना, इसी की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं एडिट करके अपडेट करूँगा जिस दिन ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी। तो विजन की जो मंथली कंपाइलेशन आप देख रहे हो, जिस दिन इसकी सारी वीडियोस कंप्लीट होंगी उसी दिन, अगले दिन जब ये सीरीज़ स्टार्ट होगी, उसकी जो लिंक होगी हर एक वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी स्टार्ट करते हैं। वैसे जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए ना, वो लोग या तो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में चले जाओ। मैंने आपको एग्जैक्टली बता रखा है कि टेलीग्राम पे कैसे सर्च करके मेरा चैनल मिलेगा, क्योंकि एक डुप्लीकेट चैनल भी किसी ने क्रिएट कर लिया और वो क्लेम करते रहते हैं मेरे नाम से चैनल है। ऑल तो वीडियोज़ को प्रमोट ही कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसी गलत बात है ना। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख लो, मैंने आपको नीचे भी बता रखा है। दोनों चीज़ें, वीडियो के लास्ट में चल जाओगे तो मैंने आपको दिखा रखा है क्या कुछ डिस्प्ले पिक्चर्स वगैरह हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और टॉपिक है हमारा 1.1, इंडिया का सेकंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू। जब हम बात कर रहे हैं कि ये वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू है, VNR, वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी चॉइस से करते हो, तो अभी ये 2020 के अंदर हुआ है। इससे पहले यही चीज़ 2017 में इंडिया कर चुका है। उस टाइम इंडिया ने पहली बार अपना वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू दिया था। किस चीज़ का रिव्यू दिया जा रहा है? देखो, हम लोगों को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट मिले हुए हैं ना, पूरे वर्ल्ड को यूनाइटेड नेशंस ने टारगेट दिए थे। 17 गोल्स डिफाइन किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। टारगेट क्या था? 2015 से लेकर 2030 था। उसका रिव्यू होता है कि आपकी कंट्री में आपने कितना कुछ कर लिया है। ठीक है, और इसको रिव्यू कौन करता है? इसको रिव्यू करने के लिए होता है HLPF। ठीक है, ये एक एस्टेब्लिशमेंट हुआ था HLPF का 2012 के अंदर। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, Rio+20, और जिसका नाम था द फ्यूचर वी वांट। तब हम लोगों ने HLPF को इस्टेब्लिश किया था, और इसका एक सिंगल सेंट्रल प्लेटफॉर्म बना दिया हम लोगों ने ग्लोबल लेवल के ऊपर, जहाँ पर हम एक फॉलोअप करेंगे और रिव्यू करेंगे जो हमारा 2030 एजेंडा है। 2030 एजेंडा एक सिनोनिम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ठीक है, HLPF की जो मीटिंग है ये एनुअली होती है। ठीक है, और इस किसके अंडर में होती है? UN का इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंदर। ठीक है, यूनेस्को के अंदर। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर वॉलेंट्री की बात की जाए तो जो वॉलेंट्री कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ये अपनी चॉइस से आप करते हो नेशनल लेवल के ऊपर रिव्यू, कि हमने अपनी कंट्री में अभी ये कर लिया है। ठीक है, तो इसी के बारे में जानते हैं। एक प्रोसेस होता है, कंट्रीज एसेस करती हैं, प्रेजेंट करती हैं क्या क्या उन्होंने प्रोग्रेस की है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने सक्सेस बताते हैं, अपने चैलेंजेस बताते हैं, प्लस में किस तरीके से आप अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रेंथन करने जा रहे हो, आपके गवर्नमेंट के अंदर आप क्या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें आप बताते हो।
तो इंडिया ने इस बार जो अप्रोच दिखाई थी वो दिखाई थी कि लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखो अभी हमारा आत्मनिर्भर भारत कैंपेन भी आया था ना, तो उसके दौरान हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने क्या स्लोगन दिया था, वोकल फॉर द लोकल, ठीक है ना, वोकल फॉर द लोकल। हम लोगों ने अप्रोच लगाई है, अगर हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज कर देंगे, लोकल लेवल तक लेके चले जाएंगे, तो हमारे को ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस गोल तक पहुंचने में और आसानी होगी और एफिशिएंटली स्मूथली हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ज़रूरत क्या है कि हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज करें। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो लोकलाइजेशन का प्रोसेस है ना, इसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। इन गोल्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर इन्हें अडॉप्ट करना है, इनकी प्लानिंग करनी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसकी मॉनिटर भी करनी है कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नेशनल से लेके लोकल लेवल तक। और ये बहुत सारे रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका ये काम किया जाता है। इस कारण क्या होता है कि हमारा जो भी प्रोसेस होता है ना, पूरा का पूरा इन गोल्स को रीच करने का जो प्रोसेस, जो हम लोग ने मेथडोलॉजी यूज़ की होती है, उसको स्ट्रेंथ मिलने लग जाती है जब हम लोकल लेवल तक ये काम करते हैं। अब ये लोकलाइजेशन है, ये रिलेट करती है कि किस तरीके से जो लोकल लेवल के ऊपर हैं, फिर बीच में जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, ये सेंटर को हेल्प करेंगे, यानी कि पूरी कंट्री को हेल्प करते हैं हमारे इन गोल्स के टारगेट तक पहुंचने में। अप्रोच क्या होती है, ये होती है बॉटम अप एक्शन। ये बॉटम अप अप्रोच जो है ना, ये होती नीति आयोग की अप्रोच है। ये पहले जो हमारा 2015 तक जो प्लानिंग कमीशन था ना, प्लानिंग कमीशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था, हम लोगों ने रशिया से अडॉप्ट किया था। वहाँ पर ही चलाया करते थे 5 ईयर प्लान्स का कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने वहाँ से अडॉप्ट किया था। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, इन्होंने कहा कि प्लानिंग कमीशन हटाओ, नीति आयोग बनाओ। वो जो प्लानिंग कमीशन था ना, वो चलता था टॉप डाउन अप्रोच के साथ। हम लोग नीति आयोग को लेके आए दूसरी अप्रोच के साथ, ये चलता है बॉटम अप अप्रोच के साथ। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिलता है, हम लोगों ने ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जो लोकल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, इंडिया की अप्रोच क्या रही है, अब इंडिया ने कैसे इनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज करने पे काम किया है। हमने कुछ जगह काम किया था। हम लोगों ने पहले किया कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होगा हमारा, यानी कि कौन कौन करेगा। सेकंड, हम लोगों ने क्या किया, हम कैसा पॉलिसी और एनवायरनमेंट बनाएंगे। थर्ड, हमने कहा कि हम उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारे चैलेंजेस क्या क्या आए हैं इसके अंदर। ठीक है ना, इस तरह के आप लोकलाइज करोगे गोल्स को वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो चैलेंजेस तो आने ही आने हैं। ठीक है, वो देखते हुए चलते हैं। जब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की, तो नेशनल लेवल के ऊपर नीति आयोग को रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि भैया सारी कोऑर्डिनेशन और सारा का सारा जो मॉनिटरिंग होगा ना, ऑल ओवर वो आप करोगे। प्लस में आपको सपोर्ट मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। ठीक है, आपका काम क्या होगा, आपको टारगेट सेट करके देने हैं। ठीक है ना, डेटा को असाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप बाई एनुअल रिव्यू करोगे, साल में 2 बार आप रिव्यू करोगे। ठीक है, और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, ठीक है ना, स्टेट के साथ करनी है, यूनियन टेरिटरी के साथ करनी है, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ करनी है, वो काम होगा नीति आयोग का। पार्लियामेंट को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। पार्लियामेंट में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, मैं डेली न्यूज़ में कई बार पढ़ाता हूँ, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ये एक पार्लियामेंट की फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है कि परमानेंट कमेटी बनी हुई है। दूसरे टाइप की कमेटी होती है एडहॉक कमेटी, जिनको किसी पर्पज़ के लिए बनाते हैं, जब पर्पज़ फुलफिल हो जाता है तो उनको डिसॉल्व कर देते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होगा पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव ओवरसाइट देना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। ठीक है ना, और ये नीति आयोग को प्लस में इसके साथ जो भी मिनिस्ट्रीज काम कर रही है उनका पीरियोडिक रिव्यू करेगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखो ये फाइनेंशियल कमेटी होती है, तो इतने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर फाइनेंस का भी रोल बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस चीज़ में बहुत हेल्प करेगी। तो ये तो हमने नेशनल लेवल पे बात कर दी। ठीक है, सब नेशनल लेवल यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोडल डिपार्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नोडल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स को। ठीक है, कि वो किस तरीके से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। हम कई चीज़ें स्टार्ट करेंगे, हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे कि नॉलेज के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट बनाएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे, इनपुट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, और हर तरह की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के फ्रेमवर्क को सेटअप करने में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने स्टेट्स को दे दी। स्टेट्स को हम लोगों ने बोला कि आप लोग एस्टैब्लिश करो डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, ताकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इम्प्लीमेंटेशन है इसको हम ग्रास रूट तक लेके जा सकें। उसके लिए आप क्या करो, आप कुछ चीज़ें सेटअप करो, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ बनाओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी बनाओ, जिसको हम दिशा बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप बनाओगे। फिर आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो होता है ना, यहाँ पे ये वो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड मतलब सॉरी जो सोशियो इकोनॉमिकली जो वीक होते हैं, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का टैग दिया हुआ है।
फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की जो ओरिएंटेड बजटिंग होगी और जो वाइडर एसडीजी फाइनेंसिंग मेजर्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। तो किस तरीके से स्टेट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कौन कितना फाइनेंस यूज़ कर रहा है, फाइनेंस कमीशन ने कितना अलॉट किया, रिवेन्यू कितना आया था, हर एक चीज़, ये वाली चीज़ होंगी स्टेट लेवल के ऊपर। फिर हमने कहा कि हम किस तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। देखो, हम लोकल की बात करें तो हम लोकल लेवल के ऊपर एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। पहली चीज़ आती है फिस्कल फेडरलिज्म थ्रू हायर टैक्स डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल। हम लोगों ने एक चीज़ कर दी है, फिस्कल का फेडरलिज्म, यानी कि जो हमारा फाइनेंस वगैरह होता है ना, इसको फेडरलाइज किया है। कैसे? हम लोगों ने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था 2017 से, हम लोगों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए हम लोगों ने जीएसटी का काउंसिल भी बना के दिया है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, वो जॉइंटली मिलकर इसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं। हम लोगों ने लोकल प्रायोरिटीज़ को एड्रेस किया हुआ है। देखो, 73rd और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको पता ही होंगे, ठीक है ना, विलेज पंचायत्स के लिए, म्यूनसिपल कमिटीज़ के लिए हुए थे। बहुत मेजर अमेंडमेंट्स है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोगों ने अर्बन लोकल बॉडीज़ को अलाउ कर दिया था कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का एक एनुअल प्लान प्रिपेयर करें, जिसमें वो लोग ग्राम सभा को भी इन्वॉल्व कर लें, वार्ड सभा को भी इन्वॉल्व करें, ताकि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक, एकदम गाँव के लेवल तक की हम लोग प्लानिंग कर सकें। ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान, जीपीडीपी, ये हम लोगों ने किया था ताकि विलेज लेवल की जो होलिस्टिक प्लानिंग हो ना, मतलब कि बेसिकली ग्राम पंचायत तक, जहाँ पर विलेज काउंसिल होता है, वहाँ से हम रिसोर्सेज को पूल कर सकें। रिसोर्सेज की बहुत अवेलेबिलिटी होती है गाँव के लेवल तक, उन सबको पूल करने के लिए हम लोगों ने ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान बनाया है। फिर हमारे पास है ग्राम स्वराज अभियान 2018 का। ये हमारा पूरा एक नेशन वाइड का कैंपेन है, ठीक है ना, जहाँ पर हम जो पीपल होते हैं प्लस हम जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, जो इन सारे के सारे लोकल प्लानिंग प्रोसेस को इंटेंसिफाई करने में हेल्प करेंगे, इन सबको हम लोग मोबिलाइज़ करते हैं, इन सबको इकट्ठा करते हैं, इन सबके साथ डिस्कशन करते हैं, इन सबके साथ प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फ्रेमवर्क का एग्जीक्यूशन करते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम क्या था, हम लोगों ने जो ऊपर देखा था ना, मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करता, पर यहाँ पे था इसलिए मैंने नहीं किया। इंडिया के अंदर 28 स्टेट में से हम लोगों ने 115 डिस्ट्रिक्ट्स को वहाँ पर ADPX प्रोग्राम चला रखा है, विच इज़ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। क्यों होता है? क्योंकि ये थोड़े से लो परफॉर्मिंग स्टेट्स होते हैं, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन रैपिडली हो जाए इसलिए, ठीक है। ओके, फिर आता है मॉनिटरिंग करना। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बता दिया, नेशनल लेवल के ऊपर, सब नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी का और उसका एनवायरनमेंट क्या क्या बनाएंगे वो भी बता दिया कि किस किस तरीके से हम लोग ग्राम सभा को भी इंक्लूड करेंगे। फिर हमने देखा कि कुछ मॉनिटर करने के लिए भी चाहिए होगा, राइट, ध्यान में रखने के लिए भाई सब काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, निगरानी रखने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क सेटअप करेंगे, जिसमें 297 इंडिकेटर्स होंगे, सारे 17 गोल्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। देखो, एक NIRF भी होता है, ठीक है, जिसने रैंकिंग वगैरह करता है हमारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह की। ये एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जिसका काम है बहुत सारा डेटा जनरेट करना, उसको मैनेज करना। उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ का डेटा होगा, सब नेशनल का, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ का डेटा होगा, यूनाइटेड नेशंस का डेटा होगा। हर एक चीज़ की किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम किया जा रहा है, वो सारा का सारा डेटा मैनेज करने का काम। और 297 इंडिकेटर रख दिए। देखो, जो 17 जो गोल्स हैं ना, इन गोल्स के अंदर ये टोटल तो एक्चुअली 169 गोल्स हैं, ठीक है। हर एक गोल के अंदर, 17 गोल्स के अंदर अपने आप में 5-6 गोल और होते हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, ठीक है। एवरेज पे ये बताया जाता है कि हर एक गोल के अंदर 10-10 गोल है। तो हम लोगों ने 17 जो गोल हैं इनमें टोटल 169 टारगेट्स हैं हमारे, उनको काउंट करने के लिए हम लोगों ने 297 इंडिकेटर्स बना दिए। फिर हम लोगों ने बनाए 2 फ्रेमवर्क, एक स्टेट लेवल का फ्रेमवर्क बना दिया और एक हम लोगों ने बना दिया डिस्ट्रिक्ट के इंडिकेटर का। तो अभी तक टोटल जो स्टेट्स हैं, 60% स्टेट्स ने स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क सेटअप कर लिया है, ठीक है। और 30% स्टेट्स ऐसे जिन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी एक फ्रेमवर्क सेटअप कर लिया है। ऑलराइट, फिर हमने कहा कि हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीति आयोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की परफॉर्मेंस को चेक करें, ठीक है ना। और उसके बाद क्या रेमेडियल एक्शन हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो पा रही है, तो उसकी रेमेडीज़ क्या होगी, उसका एक्शन क्या होगा, उसका उपाय क्या होगा उसकी प्रॉब्लम को इशू करने का। तो एक इसकी इंडेक्सिंग भी करेंगे। इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिशन बढ़ता है सब नेशनल लेवल के ऊपर। स्टेट्स को लगता है कि हमारा स्टेट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस स्टेट में अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, तो हर एक स्टेट कोशिश करता है अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट करने की। फिर आते हैं चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टैटिस्टिकल सिस्टम की, उसके इम्प्रूवमेंट की। दोनों ही लेवल के ऊपर हमको ज़रूरत है कि हम लोग नेशनल और सब नेशनल लेवल के ऊपर एक अच्छा स्टैटिस्टिकल सिस्टम बनाएं। हमको जो हमारे टोटल 169 टारगेट्स हैं ना, इसमें से जो NIF हम लोगों ने बात की थी ऊपर सेटअप करने की, इसने अभी तक 36 इंडिकेटर्स तो इंक्लूड किए ही नहीं है। उनको इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा का कलेक्शन कैसे हो, इतने सारे गोल्स हैं, इतने सारे स्टेट, इतने सारे लोग, इतना सारा डेटा होगा, ठीक है, इतने सारे सर्वे, इतनी सारी रिपोर्ट होंगी।
तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS, ऐसे प्रोग्राम जो 8 से 10 साल के बीच में एक बार होते हैं। अब ऐसे प्रोग्राम का डेटा आने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सर्वे प्रॉपरली हो नहीं पाता। तो हमको ज़रूरत है कि हम इस तरह का जो डेटा है ना उसको फ्रीक्वेंटली कम कलेक्ट करते रहें। फिर डेटा डिसएग्रीगेशन होता है, यानी कि किस तरीके से डेटा को आप सेग्रीगेट कर रहे हो, बांट रहे हो। मान लो आपको एक सर्वे मिल तो गया, वो सर्वे के अंदर हमको चाहिए कि जेंडर के ऊपर भी डेटा चाहिए, कितने लोगों ने क्या चीज़ बोली थी। मान लो आप तो डेटा कलेक्ट करके आगे सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं, हमको ये बताओ फीमेल ने कितनों ने रिस्पॉन्ड किया, कितने फीमेल्स का सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। हमको सोशल कैटेगरी के हिसाब से डेटा दो, इनकम ग्रुप्स कितने थे, कितने ऐसे लोग थे जिनकी सैलरी ईयरली 5 लाख से ऊपर थी, ठीक है ना। हमको उस तरीके, तो इस तरह का डेटा डिसएग्रीगेट करना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमारे पास। डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इसके लिए हम लोगों ने बात की है कि थर्ड पार्टी का इंडिपेंडेंट सर्वे होना चाहिए। एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया था 2019 में कि इंडिया में सारे के सारे जो स्टेट्स थे ना उनका ओपन डेफिकेशन हो चुका है, ODEF ओपन डेफिकेशन फ्री उनको डिक्लेयर कर दिया था। जो स्वच्छ भारत की वेबसाइट थी ना अर्बन वाली, उसका ऊपर जो इंडिया का मैप बना हुआ था उन्होंने कम्प्लीटली ग्रीन दिखा दिया था। बाद में क्या हुआ, एक नेशनल एजेंसी ने उसका सर्वे किया और पता चला कि मोर देन 70% के आसपास ही स्टेट्स थे, 79 कुछ था, मैं एग्जैक्ट डेटा भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ रिकॉल कर लीजिएगा। आई थिंक मैंने पिछले मंथ की ही तो उसमें बताया था, हाँ पिछले मंथ की मैगजीन में ही तो बताया था मैंने एग्जैक्ट डेटा। उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया था ना सेंट्रल लेवल के ऊपर, वो गलत डेटा था। थर्ड पार्टी ने जब चेक किया तो पता चला कि एग्जैक्टली डेटा है ही नहीं ये वाला। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन तक भी नहीं हुआ था टॉयलेट्स का पूरा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हमको डेटा की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए किसी थर्ड पार्टी का वैलिडेशन करवाना पड़ेगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें डेटा कलेक्शन के लिए, राइट। रोबस्ट मॉनिटरिंग हो लोकल लेवल के ऊपर। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बोल्ड। जो भी मॉनिटरिंग कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है लोकल लेवल के ऊपर, वो बहुत मजबूती से होनी चाहिए, ठीक है। उसमें स्टेट का SIF हमने ऊपर बात की थी, डिस्ट्रिक्ट का DIF की बात की थी, ठीक है ना। ये इनका काम होगा कि जो ऑनरशिप होगी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की स्टेट के ऊपर, उसको स्ट्रेंथन करेगा। ऑलराइट, फिर हमको स्टेक होल्डर जो भी हिस्सेदार होंगे, जो लोग कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, प्राइवेट एंटरप्राइज हो गया, पब्लिक हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। इन सब की कैपेसिटी का बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो बात कर रहे हैं कम्युनिटी की और लोकल गवर्नमेंट की, सभी एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। उनकी कमिटमेंट कितनी है, उनका पार्टिसिपेशन कितना इंप्रूव हो रहा है, कितना कोलैबोरेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ उनके बारे में अवेयरनेस इंक्रीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। SDG की फाइनेंसिंग, स्टडीज़ ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया को अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जो स्पेंड करना है, जितना खर्चा करना है, उसको 6.2% तक और बढ़ाना पड़ेगा। किसका 6.2? जो हमारी GDP है उसका 6.2% और बढ़ाएं 2030 तक, ठीक है। तो इसके लिए और बहुत सारी एडिशनल फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और कुछ पोटेंशियल स्ट्रेटजीज़ हों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फाइनेंसिंग के लिए, जिसके लिए इन्होंने बात की है कि इंडिया को ज़रूरत है कि अपने नेशनल टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करें। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसी दिन मैंने जो डेली न्यूज़ होती है इनसाइट की, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था हमारा जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में चेंज किया है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी ना, ऑनरिंग द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। तो हम लोगों ने थोड़ा सा जो इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट था, पूरा का पूरा सिस्टम है, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। वो फेसलेस असेसमेंट का दिया था और फेसलेस अपील का दिया था, प्लस में टैक्स चार्टर, कई चीज़ें वो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना और पॉसिबली वो नेक्स्ट मंथ की विजन की मंथली कंपाइलेशन में भी आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। इसके साथ हम लोगों को कुछ गुड प्रैक्टिसेस स्टार्ट करनी पड़ेंगी और पीयर लर्निंग को प्रमोट करना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्रॉस लर्निंग्स हो रही हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आपस में, क्योंकि वो एक दूसरे के पीयर्स ही हो गए ना। वो कैसे एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे से लर्निंग ले रहे हैं, एक दूसरे के चैलेंजेस को टैकल करने में खुद टैकल भी कर पा रहे हैं कि हमारे को ये चैलेंजेस ना आ जाए, क्या किसी दूसरे स्टेट वगैरह को हेल्प कर रहे हैं कि उनकी चैलेंजेस को टैकल करने में, ये भी हमको देखना पड़ेगा। नीचे ये कह रहा है, रेफर टू द अपेंडिक्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर द डिटेल ऑफ द इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लोकलाइजेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ क्या है, पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसका रीज़न भी आपको बता देता हूँ। ये है वो डॉक्यूमेंट, गुड प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लोकलाइज करने के लिए। इन्होंने हर एक गोल का नाम दे दिया है और हर एक गोल के साथ उसकी एक्टिविटी दे दी है। मैंने अपने जो ग्रुप है हमारा UPSC मंथली कंपाइलेशन का, उसके ऊपर मैंने ये स्क्रीनशॉट लेकर शेयर भी कर दिया था। ये जो डेटा है ना, ये आपको आंसर राइटिंग में बेहद हेल्प करेगा।
हर टाइप का टॉपिक होता है, हर टाइप के गोल हैं, कोई हेल्थ का गोल है, कोई पॉवर्टी का है, कोई जेंडर का है, कोई एनर्जी का है, ठीक है, कोई किसी एजुकेशन का गोल है। हर टाइप के गोल के रिगार्डिंग इंडिया ने उस चीज़ को लोकलाइज़ करने के लिए क्या क्या स्कीम चला रखी हैं, हर एक में एक दो का नाम है। इसको मैं तो कहूँगा प्रिंट करके लगा लो, जब भी आंसर राइटिंग करो प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करो, हर एक बार उसको ऐड करना स्टार्ट करो। इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने का नहीं है, इसलिए इस पार्ट को मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करने का है। ये वाली चीज़ इतनी क्रूशियल है। हर बार आप कोई आंसर राइटिंग कर रहे हो, मान लो सपोज करते कोई भी गोल था, ये था डिसेंट्रलाइज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि SDG 12 जो है कहीं ना कहीं क्लीनलीनेस वाला टाइप का होगा, सैनिटेशन टाइप का गोल होगा। तो आप उसमें लिख देना केरला के अंदर एक ऐसा कोई वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया था, उसके लिए किया गया था। तो आपके जो एग्जामिनर होगा उसको पता होगा कि आपको मालूम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में रिसेंटली इंडिया क्या कर रहा है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस PDF के बिल्कुल लास्ट में है ये। PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको प्रिंट करवा के लगा लेना टेबल के सामने। 1.2 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इससे पहले 1986 में आया था, ठीक है, उसके बाद अभी इसको दोबारा लाया गया था। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है ना, और ये अभी जुलाई के अंदर एनफोर्स में आ गया था, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बेसिकली इस पर इन्होंने क्या किया ना, जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें रख दी हैं, ठीक है, और जो सेलर होते हैं उनको नुकसान तो नहीं किया है, लेकिन उनके ऊपर थोड़ी सी रेगुलेशन ज़्यादा कर दी है, थोड़ी सी मॉनिटरिंग उनके ऊपर ज़्यादा कर दी है, पर कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल कर दिया है अभी। तो इस नए एक्ट को लाने की ज़रूरत क्या थी हम लोगों को? जो प्रीवियस एक्ट था ना हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, कुछ कमियां चल रही थी उसके अंदर। उन कमियों को भी पूरा करके हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लेके आए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद आया है ये एक्ट, तो इसमें बहुत कुछ चेंज किया गया है, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस बना दिया गया है जस्टिस का, मतलब सॉरी, था पहले 1986 के अंदर था, जस्टिस के लिए एक ही पॉइंट था। तो जब एक ही पॉइंट होता है जस्टिस के लिए तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, ठीक है। प्लस में उस टाइम पर कोई भी ई-कॉमर्स वगैरह थे नहीं ना 1986 के अंदर। कहाँ आपके पास अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ईबे आए थे? तो उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। उस एक्ट की एम्बिट में, उस एक्ट की बाउंड्री में ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म आते ही नहीं थे, ठीक है ना। उसके अलावा मार्केट के जो डायनेमिक्स होते हैं ना वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। डिलीवरी चेन, सप्लाई चेन का जो प्रोविज़न होता है, ठीक है ना, इनोवेशन आता रहता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग बहुत मिसलीड करती रहती थी बीच बीच के अंदर, ठीक है। मार्केटिंग मशीनरी के अंदर बहुत कुछ चेंजेस आते रहते थे। ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं मिस हो रही थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ। फिर कोई भी जो अथॉरिटी थी ना, उसका कोई प्रोविज़न नहीं था कि वो सुओ मोटो एक्शन ले सके किसी भी गिल्टी पर्सन के अंदर अगेंस्ट। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है? देखो, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना हमारा, सुओ मोटो एक्शन ले लेता है। सुओ मोटो का मतलब ये होता है कि एज़ पर द नीड ऑफ द सिचुएशन, किसी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला नहीं, उसने अपनी चॉइस से, अपनी पावर को यूज़ करके किसी इंसान के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो चीज़ें होती है ना, मोस्टली सुओ मोटो होती है। आप सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी के खिलाफ अगर कुछ बोलते हो तो सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटो एक्शन लेता है उसके अगेंस्ट, अपनी चॉइस से लेता है कि यार ये नीड ऑफ द आवर है, मुझे इस पर एक्शन लेना ही चाहिए। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो केस अभी चल रहा है ना, अगर ऐसे केस के अंदर सब लोग डिमांड कर रहे थे कि CBI का प्रोब होना चाहिए इसके अंदर, अगर सुप्रीम कोर्ट अपने आप चल के आता और बोलता कि ये केस बहुत सेंसिटिव है, इसका मीडिया ट्रायल बहुत हाई जा रहा है और हमको इसको केस को सोल्व करना पड़ेगा, तो उसको बोलते कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप चल के आया था, किसी ने कोई पिटीशन फाइल नहीं की, किसी ने कोई अपील नहीं लगा, किसी ने कुछ रेफर नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो एक्शन होता, ठीक है। कभी कभी एनवायरनमेंट जैसी चीज़ों को लेकर ना सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन बहुत ले लेता है। तो उन्होंने कहा था कि पहले जो ये एक्ट था ना हमारा, इसके अंदर अथॉरिटी के पास कोई प्रोविजन नहीं था कि वो सुओ मोटो एक्शन ले। कभी कभी कोई गिल्टी पर्सन हो, उसके अगेंस्ट कोई सुओ मोटो लेना पड़े तो वो ले ही नहीं पाते थे। प्लस पीनल स्टेप्स थे, दे कुड बी टेकन थ्रू जुडिशियल प्रोसेस बिफोर द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स। नॉट नेसेसरी इतनी बड़ी शॉर्ट कमिंग्स, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ खास चेंज किया ही नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि अपडेट हम लोगों ने क्या कुछ किया है, ठीक है। अपडेट को जानने के लिए आपको ये वाला ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इस ग्राफ को पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में ना इन राइट्स के ऊपर आएंगे। अभी मैं आपको ये राइट्स बताऊंगा ना, आपको समझ में नहीं आएंगे। ये वाला सेक्शन हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। पहले हम ये इन्फोग्राफिक देखते हैं। इस इन्फोग्राफिक में कंपैरिजन दिखा रखा है। यहाँ पर है 1986, यहाँ पर कौन से प्रोविज़न होते हैं और यहाँ पर हम लोगों ने क्या नया चेंज लेके आए हैं। ये समझने के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर जाएंगे, तो आपको एक बारे में समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले ही कहना चाह रहा है, रेगुलेटर की बात कर रहा है। देखो, जैसे हमारे बैंकिंग होती है ना, बैंकिंग को रेगुलेट करने के लिए कौन होता है? RBI को हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल बना रखा है,
ठीक है। और मान लो एमएसएमईज़ वगैरह होते हैं, एमएसएमईज़ की फाइनेंशियल मैटर वगैरह को रेगुलेट करने के लिए कौन होता है? सिड भी होता है, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी एनएससी। इनको रेगुलेट कौन करता है? इनको रेगुलेट करने के लिए सेबी बना रखा है। बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने उस टाइम पर कोई रेगुलेटर बनाया ही नहीं था। अभी हम लोगों ने बना दिया है, जिसका नाम हम लोगों ने दिया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए दिया है। इसका काम क्या होगा? इसका काम सिंपल सा होगा कि जो भी कंज्यूमर के राइट्स होंगे ना, उन सबको एनफोर्स करना, ठीक है। और अपनी एक रिपोर्ट वगैरह सबमिशन करना, ये सब चीज़ों की बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन टाइप की अथॉरिटी बना दी है इन्होंने। फिर बात करते हैं कंज्यूमर कोर्ट की। पहले अगर आपको कोई सेलर के अगेंस्ट कोई शिकायत है, ठीक है, दुकानदार से आपको कोई शिकायत है, तो आपको जो कंज्यूमर कोर्ट में जाना होगा ना, वो कंज्यूमर कोर्ट उस सेलर के एरिया में होना चाहिए, ठीक है। ये 1986 का एक्ट कहता था। अब हमने क्या कर दिया है, अब आप जिसने शिकायत करनी है, मान लो आप एक कंज्यूमर हो, आप ग्राहक हो, आपको किसी शॉपकीपर, किसी सेलर के अगेंस्ट कोई शिकायत करनी है, तो आपको उसके एरिया के कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाना, आपको अपने एरिया के कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो ये ग्राहक को बेनिफिट मिल गया। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी के बारे में, ठीक है ना, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, कोई ख़राब हो गया, कोई डैमेज हो गया, उसके रिगार्डिंग पहले कोई लाइबिलिटी का प्रोविज़न होता ही नहीं था। कंज्यूमर को एक्चुअल में कोई कंज्यूमर जो था ना, वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकता था, उसके रिगार्डिंग लाइबिलिटी का कोई प्रोविज़न दिया ही नहीं था। उसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता था, यानी कि अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, वहाँ जा सकता था। अब हम लोगों ने क्या कर दिया है कि अब जो कंज्यूमर है ना, वो इसका कंपेंसेशन ले सकता है, ठीक है ना। अगर उसको किसी भी टाइप का प्रोडक्ट कोई ख़राब हो गया, डैमेज वगैरह हो गया, उसका कंपेंसेशन ले सकता है। ये हमने नई चीज़ ऐड कर दी है। फिर बात करते हैं पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की। पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि कितने रुपए तक का जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ कैसे अलाउड है। यानी कि पहले अगर आपका जो कोई केस होता था, 20 लाख तक का केस होता था, कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने खरीदा जिसमें 20 लाख तक की अमाउंट एडेड थी, ठीक है ना, तो आप जाते थे डिस्ट्रिक्ट के पास। उससे बड़ा होता था 20 लाख से 1 करोड़ तक का, तो आप स्टेट के पास जाते थे। 1 करोड़ से ऊपर तक का होता था तो आप जाते थे नेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन के लिए अब आपको अगर 1 करोड़ तक की कोई भी चीज़ आई, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही जाओ, आपका सारा निवारण डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता था कि आपका थोड़ा आपको बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर जाना पड़ता था। तो बहुत जगह वेरिफिकेशन देना, वैलिडेशन करवाना कि इतने लेवल पे क्यों आए हो, क्या प्रोडक्ट है, उसका प्रूफ देना बार बार। अब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहो, अपने एरिया के अंदर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आप करा लो। लिमिट को बढ़ा दिया है, स्टेट को दे दिया कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का आप हैंडल करोगे, और नेशनल को बोल दिया कि 10 करोड़ से ऊपर तक का तो आप हैंडल करोगे। तो डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया है, बर्डन हो गया ज़्यादा। स्टेट का और नेशनल लेवल का थोड़ा सा जो बर्डन है वो रिड्यूस हो गया कंपैरेटिवली। ई कॉमर्स और मीडिएशन सेल। ई कॉमर्स तो उस टाइम थे नहीं, तो उनके बारे में कुछ था ही नहीं। अभी उन लोगों के लिए सारे के सारे जो रूल्स हैं ना, उनके ऊपर भी लगा दिए गए हैं। डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या क्या लगा दिए गए हैं। मीडिएशन सेल, अगर कोई डिस्प्यूट होता है आपका, तो कोई प्रोविज़न नहीं था कि कोई मीडिएशन कर दिया जाए। जैसे जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, मीडिएशन पैनल का सपोर्ट लिया था, ठीक है, जिसमें वो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी थे। ही वॉज द मेन पर्सन जिन्होंने दोनों ही साइड के जो ग्रुप्स थे, जो बोर्ड्स थे, उन सबको पीसफुली उनसे बात करके उन लोगों को मनाने की कोशिश की थी। तो उन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की थी। उनको कोर्ट ने पूछा था कि क्या आप मीडिएट करोगे इस चीज़ में, उन्होंने कहा। प्लस में एक सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, आई थिंक रिटायर्ड जज थे वो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल प्रॉपरली। तो वो मीडिएशन का एक प्रोविज़न होता है। यहाँ पर 1986 में मीडिएशन का कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन 2019 में हमने बोल दिया कोई डिस्प्यूट हो रहा है और अथॉरिटी आपको सेटलमेंट नहीं दे पा रही है, तो मीडिएशन का प्रोविज़न हम आपको दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये मेजर जो प्रोविजंस आए हैं 2019 के एक्ट, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर से समझ लिया है, अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सीसीपीए, ये जो अथॉरिटी हम लोगों ने बनाई है, अब इसका काम क्या होगा, कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। और इसको असिस्ट कौन करेगा, एक डायरेक्टर जनरल होंगे, डीजी होंगे इन्वेस्टिगेशन के। इनका काम होगा कि सारे के सारे केसेस वगैरह को सबमिट करना, ठीक है ना, अपनी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना। इनको थोड़ी एम्पावरमेंट दे दी है इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की, ठीक है ना। कोई भी अनसेफ गुड्स वगैरह होते हैं उसके ऑर्डर को रिकॉल कर देना, वापस कर देना, ठीक है ना। किसी भी तरह का अगर आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप दिखा कुछ रहे हो, बेच कुछ रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है, उसके केस के अंदर आपके ऊपर कोई भी ट्रेड प्रैक्टिसेस आप गलत कर रहे हो, ठीक है ना, आप गलत तरीके से वो व्यापार कर रहे हो, अनफेयरली कर रहे हो, या फिर आप किसी भी तरह की करप्शन वगैरह का काम कर रहे हो, जीएसटी वगैरह में घपला कर रहे हो कुछ, तो उस टाइम पर आपके ऑर्डर का डिसकंटिन्यूस वगैरह कर देना, पेनल्टीज़ लगा देना मैन्युफैक्चर के ऊपर, इंडोर्सर के ऊपर, ठीक है ना, सुओ मोटो केसेस फाइल कर देना कस्टमर्स के क्लास के ऊपर। ये सारी की सारी पावर हम लोगों ने दे दी है सीसीपीए को। तो बेसिकली हमारे पास जो मिसिंग था ऊपर, एक रेगुलेटर जो मिसिंग था, उसकी जगह हम लोगों ने 1986 2019 में लगा दिया सीसीपीए, और उसको बहुत सारी हमने पावर दे दी।
फिर आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंज्यूमर के डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन, ठीक है ना। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के जो कमीशन हम लोग बनाएंगे इसके लिए एडजुडिकेशन के लिए, यानी कि जो केस वगैरह होता है उनको डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमने उनको पावर दे दी कि आप अपने खुद के ऑर्डर को भी रिव्यू कर सकते हो। पहले ये पावर नहीं थी, ठीक है ना। और एम्पावरमेंट दे दी हमने कंज्यूमर के कमीशन को कि आप जो भी ऑर्डर दोगे ना आप उसको इन्फोर्स भी करा सकते हो। पहले नहीं थी ये चीज़, तो हम लोगों ने नहीं दी हैगी। डीम्ड एडमिसिबिलिटी ऑफ कंप्लेंट्स, जब भी कोई कंप्लेन फाइल की जाती है तो उसको चेक करना होता है कि भाई ये एडमिसिबल है भी या नहीं है, इस तरह की कंप्लेंट्स को हमें एक्सेप्ट करना है भी कि नहीं, कि भाई ये कंप्लेंट एलिजिबल है कि इसको कोर्ट ऑफ जुडिसडिक्शन के अंदर लेके जाएं हम। अगर आपने इसके एडमिसिबिलिटी के क्वेश्चन को 21 दिन के अंदर अगर आपने इसको चेक नहीं किया कि भाई एडमिसिबल है नहीं, तो 21 दिनों के बाद हम इसको सेटिस्फैक्ट्री मान लेंगे, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये कंप्लेन लेनी है, या तो आप 21 दिन के अंदर डिसाइड करो। ये चीज़ पहले नहीं थी। ईज़ ऑफ अप्रोचिंग द कंज्यूमर कमीशंस, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ना कि पहले क्या होता था कि जहाँ पर सेलर होगा उसी के आपको एरिया के कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ता था, ठीक है ना। अब जहाँ पे आप हो वहाँ पर ही कंज्यूमर कोर्ट हो सकता है। प्लस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे फीचर्स भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ये चीज़ को वैसे तो 2019 का ये बिल है, लेकिन अभी एनफोर्स हुआ है तो चीज़ें अपडेट हुई हैं। देखो पहले ई कॉमर्स नहीं था उस समय में, अब ई कॉमर्स को भी कर दिया, तो अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। Alternate dispute resolution mechanism, a complaint will be referred by a consumer commission for mediation, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, जैसे अयोध्या का जो डिस्प्यूट हुआ था उसमें 3-4 लोगों का मीडिएशन लिया था। उसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहे थे वो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर थे गुरुदेव श्री रविशंकर जी। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होंगे जहाँ पर हम लोगों के किसी ऑल्टरनेट मैकेनिज्म की रिक्वायर होगी। इसको बोलते हैं ADR मैकेनिज्म। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। ADR आपको मालूम होना चाहिए, कोई आपसे पूछ भी सकता है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मीडिएटर को भी ले आएंगे बीच के अंदर, ठीक है ना, कि जिनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ पहले नहीं थी, अब ये एक्सेप्ट कर दी जाएगी। लेकिन जब मीडिएशन के तहत अगर कोई अपील वो सेटलमेंट होगा ना, उसमें फिर अपील नहीं करोगे आप। अपील का मतलब होता है कि आप दोबारा रिव्यू करवाओ या फिर दूसरे किसी कोर्ट के अंदर लेके जाओ हायर लेवल के अंदर कि भाई नहीं मेरा डिस्प्यूट तो ठीक से नहीं हुआ। अगर मीडिएशन वाली चीज़ को यूज़ किया जा रहा है तो फिर आप फर्दर अपील नहीं करोगे। ई कॉमर्स की एंटिटीज़ के ऊपर क्या कुछ बात की है, इन्होंने कहा है कि देखो ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे रिफ़ंड कैसे करना है, रिटर्न कैसे करना है, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, शिपमेंट क्या हो रहा है, डिलीवरी कहाँ से हो रही है, मोड ऑफ पेमेंट क्या कुछ है, जो कि जनरली आप करते ही हो। आपको मालूम है ना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के तहत आप ये बहुत सारी चीज़ें करते हो। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बोले, जैसे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये बिल्कुल नया आया था। जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। चाइना के साथ जब हमारा डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था लद्दाख के अंदर, तब हम लोगों ने इस प्रोविज़न को ऐड किया था कि आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखना पड़ेगा उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। फिर वो यूज़र के अपने खुद के चॉइस के ऊपर रहेगा कि उसको भाई कौन से कंट्री का क्या कुछ परचेज़ करना है, कैसी उसको प्रायोरिटी सेट करनी है। ओके, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रिसीट ऑफ द कंज्यूमर कंप्लेंट, यानी कि कंज्यूमर ने आपको अगर कंप्लेंट की है वो आपको रिसीव हुई है नहीं हुई है 48 आवर्स के अंदर उसको एक्नॉलेज करना ही करना पड़ेगा। ऑल राइट। और उनको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर भी अपॉइंट करना है। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, रिड्रेसल का मतलब होता है निवारण। किसी भी शिकायत का निवारण करने के लिए यू हैव टू अपॉइंट एन ऑफिसर। ऑल राइट, इस पर्पज़ के लिए सेलर्स कैन नॉट रिफ्यूज़ टू टेक बैक गुड्स और विदड्रॉ द सर्विसेज और रिफ्यूज़ रिफंड्स। ही इज सेइंग कि सेलर को मना नहीं करना है कि आप, क्योंकि ई कॉमर्स के अंदर जनरली आप लोग क्या होते हैं फ़ायदा उठाते हैं ना, अमेजोन का परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद 10-15 दिन का जो भी रिटर्न पीरियड होता है उसमें यूज़ कर ले। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको यूज़ करनी होती है एंड दे यूज़ इट एंड दे गिव इट बैक। तो उस टाइम पे सेलर्स जो हैं वो अपना गुड वापस रिसीव करने से मना नहीं कर सकता। इसके ऊपर ना काफ़ी चीज़ें हुई हैं। सेलर्स ने बोला है कि प्रोडक्ट्स का मिसयूज़ किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, तो इसके ऊपर मे बी फ्यूचर के अंदर कुछ और सेलर्स को बेनिफिट देने के लिए कुछ कर दिया जाएगा। ये मैं अपने पर्सनल साइड ओपिनियन बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ना, पब्लिक जो होती है वो मिसयूज़ करती है इस पर्टिकुलर एक प्रोविज़न को कि आप रिफ़ंड कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। प्लस में ये रूल जो है प्रोहिबिट करते हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ को कि वो किसी भी तरह के गुड्स और सर्विसेज का प्राइस मैनिपुलेट नहीं करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अमेज़ॉन का जो आप गूगल के ऊपर लिखते हो ना, गूगल के ऊपर आपने मान लो कोई प्रोडक्ट लिखा, आप प्रोडक्ट का प्राइस चेक कर रहे हो तो नीचे एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं, बहुत सारी वेबसाइट की लिस्ट भी आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर उस प्रोडक्ट का प्राइस है, सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, एडवर्टाइजमेंट में उसका प्राइस है 10,000 लिखा हुआ है, लेकिन जब आपने लिंक को ओपन किया तो अमेज़ॉन की वेबसाइट में उस चीज़ का जो प्राइस था वो 15,000 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप मिसलीड कर रहे हो कंज्यूमर को। ये चीज़ भी आप नहीं करोगे, आप इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी, एक मैन्युफैक्चरर और जो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर होगा और जो प्रोडक्ट सेलर होंगे उनको कंपेंसेट करना पड़ेगा अगर उनका कोई दिया हुआ प्रोडक्ट वगैरह जो डैमेज हो जाता है, ठीक है ना, किसी तरीके का डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर उन्होंने डिलीवर कर दिया है तो।
पनिशमेंट की अगर बात करें, इस एक्ट के तहत पनिशमेंट होगी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर जो भी मैन्युफैक्चर और सेल होगा अडल्ट्रेंट या फिर स्पूरियस गुड्स का, यानी कि आपने कुछ गलत चीज़ प्रोवाइड कर दी है, ठीक है ना, गलत तरीके से आप कोई फार्मास्यूटिकल के अंदर आप कोई गलत हार्मफुल चीज़ दे रहे हो, खाने वाने के अंदर आपने कोई एक्सपायर्ड चीज़ें दे दी हैं कि उसके किसी के नुकसान हो गया तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। और कंपनसेशन यानी कि मुआवजा वगैरह देना पड़ेगा, प्लस में आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। ऑलराइट, अदर प्रोविजंस क्या है यहाँ पर और मेजर चीज़ें जो देख लेते हैं। देर विल बी नो फी फाइलिंग केसेस अप टू 5 लाख। वो देखो पहले जनरली क्या होता है कि उन कोर्ट्स के अंदर आप जाते हो तो आपका जो भी आपका कोर्ट का आपसे पूछ रहा था कि आपका जो प्रोडक्ट था उसका अमाउंट कितना था, अकॉर्डिंगली आपसे कुछ फीस वगैरह चार्ज की जाती है केस वगैरह सॉल्व करने के लिए। अब इन्होंने क्या कर दिया कि 5 लाख रुपए तक का कोई भी अगर ऐसा केस होगा उसमें आपसे कोर्ट जो वगैरह जो होगा ये फीस नहीं लेगा, ठीक है ना। और ऐसी कोई फीस जो कलेक्ट होगी भी फ्यूचर में अलग अलग से जो कलेक्ट होगी वो सारी की सारी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में इकट्ठी हो जाएगी। ऑलराइट, फिर एक एडवाइजरी काउंसिल वगैरह होगा, वो सब डिसाइड करेगा कि कहाँ पर वो जाना है, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह के अंदर। अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इसके अंदर, चैलेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रोविजंस के ऊपर ना क्लैरिटी नहीं दी गई हैगी, ठीक है। स्पेशली जो चीज़ थी हमारी CCP के कारण कि किस तरीके से उसको प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एनहेंस करेंगे कंज्यूमर के राइट्स को। उन्होंने कहा कि ये लॉडेबल इनिशिएटिव तो है, यानी कि ये अप्रिशिएबल चीज़ तो है, आपने चीज़ तो बहुत अच्छी कर दिएगी, लेकिन अभी तक ये अनक्लियर रहा है कि ये जो अथॉरिटी ये फंक्शन कैसे करेगी, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज़ को लेकर। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी, ये प्रोसीजर क्या है पूरा का पूरा, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ CCPA, मान लो CCPA ने कोई ऑर्डर दे दिया, CCP के पास कोई मुद्दा गया, CCPA ने कोई फाइनल डिसीजन लिया, उस डिसीजन का उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर किसी सेलर को अपील करनी हो कि नहीं भाई CCPA ने मेरे खिलाफ गलत किया है, तो क्या प्रोविज़न है, ठीक है। उस केस में वो सेलर कहाँ पे जाएगा ये अभी तक अनक्लियर है, ठीक है। और इफ़ इट इज़ अनक्लियर वेदर द एग्जिस्टिंग केसेस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन अकाउंट, यानी कि अभी तक जिस डेट को ये बिल हमारा इन्फोर्स हो रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उससे पहले के जो केसेस थे उनका क्या करना है, उनको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं करंट CCPA के पास या फिर उनको पुराने वाले मेथड से सॉल्व करना है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। तो ये चैलेंज चल रहा है। इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंजेस है, उन्होंने कहा कि वैकेंसीज़ हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कमीशन लेवल के ऊपर, इनको फिल करना है, ठीक है, ताकि नया जो एक्ट है इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। कंज्यूमर्स को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई देखो नया टाइप का एक लॉ आ गया है, आपको अपने अपने राइट्स को ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने राइट्स को आप अपने हक के लिए बात कर सकते हो। वैसे लोगों को पता नहीं ना कि अभी नया आया है, अभी आप लोग खुद ही देख लो, जब भी न्यूज़ में आते बेशक आपने सुना ही होगा, लेकिन इतने सारे प्रोविजन इसमें नए आए आपको पता भी नहीं थी बातें। कंक्लूजन में क्या है, उन्होंने कहा कि 2019 का जो एक्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हमारा जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उसके हकों को सेफगार्ड किया जा सके, ठीक है ना, और उसको बहुत स्पीडली जस्टिस डिलीवर की जा सके। नए एक्ट ने कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को टच किया है जैसे मीडिएशन और ई-कॉमर्स को, जो पुराने वाले 1986 के अंदर थे ही नहीं, ठीक है। तो 2019 का ये जो नया एक्ट आया हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, ये एक पॉजिटिव स्टेप है रिफॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हमारे कंज्यूमर के राइट्स को एनहेंस करने के लिए। सो इट इज़ अ प्रॉपर नाइस एक्सेप्टेबल प्रोविजन। 1.3 में हमारे पास है इश्यू ऑफ लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। ध्यान देना, लोकल रिजर्वेशन करना है वो भी प्राइवेट सेक्टर जॉब में, यानी कि आपकी जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, मान लो कोई स्टेट है, दिल्ली की जो कंपनी जो दिल्ली की है, उनमें बोल दे कि भाई लोकल के जो लोग हैं, यानी कि दिल्ली एरिया के जो लोग हैं, उन सबको इन कंपनीज़ के अंदर इतना रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसका एक इशू है, उसके ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली हरियाणा के कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस क्लियर किया था, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बात की कि वो 75% जॉब्स जो हैं उनके प्राइवेट एंटरप्राइज़ के अंदर, हरियाणा के अंदर जो प्राइवेट एंटरप्राइज एस्टेब्लिश्ड हैं वो हरियाणा के ही लोकल लोगों को देंगे, ठीक है, ताकि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है और जो भी लोकल पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर एड्रेस किया जा सके। ठीक है जी, बैकग्राउंड क्या है, एक सर्वे किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि स्टडी ऑफ द डेवलपिंग सोसाइटी CSDS 2016 के अंदर उसने शो किया था कि 2/3 ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, यानी कि 2/3 जितने भी लोग थे ना जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था सर्वे को, उसमें से 2/3, मान लो 300 लोग थे, 300 लोगों में से 200 लोगों ने ये बोला था कि वो फेवर करते हैं इस बात को, ठीक है, 300 में से 200 लोग हाँ भर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं अपनी बात की कि हाँ भाई ठीक है, जो जॉब होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो वहाँ के लोकल लोगों को दी जानी चाहिए। ये 2016 का सेंटर ने सर्वे करवाया था,
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इस तरह की सिमिलर सी डिमांड्स बाकी स्टेट्स में देखो, पब्लिक में तो आप देते हो ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जो होता है वो पब्लिक का होता है, प्राइवेट का जो होता है वो अलग होता है, निजी होता है। तो गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देती है ना। यूपीएससी के एग्जाम में कुछ रिजर्वेशन होता है भाई, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है, और एजुकेशन में कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, जॉब्स में दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट में नहीं होता ना। प्राइवेट तो प्राइवेट लोगों की होती है, कोई भी चला रहा है। अब रिलायंस के अंदर ये अंबानी थोड़ी देगा आपको रिजर्वेशन कि भैया ठीक है तू पर्टिकुलर कास्ट का है तो मैं तेरे को वहाँ पोजीशन दे दूंगा। प्राइवेट में ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, वहाँ पर सब इक्वल हैं, इक्विटी इज़ देयर, मतलब इक्विटी नहीं है लेकिन इक्वालिटी इज़ देयर, सबको बराबर का हक मिलेगा। आप कहाँ से आ रहे हो हमें नहीं पता, आप काबिल हो, ठीक है, आप डिजर्व करते हो। तो ये पब्लिक में तो था, अभी प्राइवेट की डिमांड उठ रही है। तो इन्होंने कहा था कि कुछ सिमिलर सी डिमांड पहले भी रेज हुई हैं आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। लास्ट ईयर 75% जॉब रिजर्वेशन लोकल्स को दी गई थी आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। लेकिन ये जो मैटर है ना, ये अब तक सब जुडिस है। सब जुडिस का मतलब होता है कि अभी तक ये मामला पूरा का पूरा सुलझा नहीं है, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में चल रहा है। और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने इस बात को इंडिकेट किया कि देखो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया आपने, तो ये अभी तक प्रॉपर हुआ नहीं है। पिछले साल ये ऐसा हुआ, बात की गई थी, पर ये अभी तक कोर्ट में चल रहा है। तो इस तरह के जो मूव्स होते हैं ना, इनको बेसिकली कंसिडर किया जाता है कि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जर्मनी के अंदर देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। जर्मनी के अंदर हर एक गांव में एक फैक्ट्री होती है, ठीक है ना। तो इंडिया के पास भी ऐसी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ हम लोग लगा सकते हैं ना। विलेजेस के अंदर बहुत सारे एरियाज़ होता है, वी कैन डेफिनेटली पुट अप सम इंडस्ट्रीज ओवर देयर। वहाँ पर फिर उन गाँव के आसपास के लोगों को, उसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है उन लोगों को हम लोग लोकल जॉब्स भी दे देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, बट दिस कैन बी डन। ये एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट भी करेगा। अब इस तरह की डिमांड क्यों उठती है, लोकल जॉब्स की डिमांड क्यों उठ रही है, ये भी देख लेते हैं। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत हाई रेट से चल रहा है, ठीक है। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट फिगर जो हैं जिस तरीके से ड्रेस्टिकली राइज कर रहे हैं, अब पैंडमिक के दौरान और ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो लोगों के पास कुछ स्किल्स की कमी भी है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी की भी कमी है, और ये जो डिमांड्स हैं ये फ्यूचर में राइज ही करेंगी, ये कम नहीं होने वाली हैं। एग्रेरियन डिस्ट्रेस, एग्रेरियन वर्ड जहाँ आ रहा है वहाँ एग्रीकल्चर की बात की जा रही होगी, ठीक है। एग्रेरियन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो ट्रेमेंडस अमाउंट का स्ट्रेस चल ही रहा था कंट्री के अंदर। आप लोग कितनी बार न्यूज़ में सुनते हो कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। यंग पीपल जो है वो बहुत डेस्परेट हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल जाएँ और कुछ लोकल जॉब्स उन लोगों को मिल जाएँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंड ऑनर्स, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। देखो जनरली आपको कहीं पर कोई लैंड खरीदना पड़ता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो भी आपको आपको लैंड ले जाता हो तो आप वहाँ के एरिया में जाते हो, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को आप खरीद लेते हो, ठीक है। अब एग्रीकल्चर लैंड को जब आपने खरीद ही लिया है, ठीक है, वहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, आप वहाँ पर घर बना रहे हो, अपना क्या कर रहे हो, तो उसके कारण जो भी लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो जाता है उस पर्टिकुलर फार्मर का, या फिर एक बारी के लिए उनके पास पैसा आ जाता है ना, बट दैट डजंट मीन कि पूरी लाइफ उस पैसे से गुजार लेगा। आपको एक रेगुलर जॉब चाहिए होती है। ये चीज़ एक पर्टिकुलर डिमांड ज़्यादा क्रिएट कर रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड्स जो है ना उसकी सेलिंग बहुत हो रही है, बहुत तरीके से डिस्प्लेसमेंट होते जा रहा है वहाँ पर लैंड के ऑनर्स का, फार्मर्स वगैरह का बात करें तो। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शंस इन दी वर्कफोर्स, कुछ रिपोर्ट्स आई थी जैसे कि स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2018, उन्होंने बताया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये स्पेशली दलित्स और मुस्लिम को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी भी बहुत ज़्यादा है। आप जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर दलित और मुस्लिम्स लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा नहीं देखोगे, तो कहीं ना कहीं उनका पार्टिसिपेशन अभी भी कम है, ठीक है। तो इस तरह के प्राइवेट सेक्टर में अगर हम रिजर्वेशन देते हैं तो हम लोग इस डिस्क्रिमिनेशन को भी ओवरकम कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न दिया गया था कि इसलिए आपको देना चाहिए। परसेप्शन क्या है, सेंट्रल डिवोल्यूशन इज़ इनसफिशिएंट, स्पेशली सदर्न स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आ रहा होता है ना, इसके कारण उन स्टेट्स के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन देखते हैं तो यूपी में, बिहार में, हरियाणा, राजस्थान में पैसा बट वहाँ ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लोकल रिजर्वेशन देना हमको फ़ायदा करेगा, एक तरीके का हमको एक इनडायरेक्ट इकोनॉमिक जस्टिस मिल जाएगा। ये सच्ची बात है, ये अपने आप एक पूरा एक टॉपिक है मेंस का और इंटरव्यू का, कि सदर्न स्टेट्स जो होते हैं ना वहाँ से टैक्स का कलेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन फिर फाइनेंस कमीशन जब बैठता है तो उसके मुताबिक फाइनेंस कमीशन जो वो यूज़ करता है ना पैरामीटर, कि कौन से ग्राउंड्स के ऊपर उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो एक सेंसस को यूज़ करता है। वो काफ़ी पुराना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन का चेंज तो हो गया ना। तो बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं कि नॉर्थ रीजन के जो स्टेट्स होते हैं ना, ये पैसा इनको मिलता तो ज़्यादा है सेंटर की तरफ से, लेकिन ये डिपॉजिट कम करते हैं, हम डिपॉजिट ज़्यादा करते हैं, हमको मिलता कम है वापस। ये अपने आप में एक मुद्दा है भी।
एक्सटेंट ऑफ माइग्रेशन की तो हम क्या ही बात बताएं। कुछ एस्टिमेट्स हम लोगों ने निकाले थे 2011 के सेंसस से, फिर एनएसएसओ के सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे ने भी सजेस्ट किया था कि टोटल 65 मिलियन इंटर स्टेट माइग्रेंट्स हैं इंडिया के अंदर, और इनमें से 33% जो है ना वो वर्कर्स ही हैं। ठीक है, ये जो माइग्रेंट्स हैं ये इंक्रीज़ होते हैं लेबर मार्केट के कंपटीशन के अंदर, ठीक है ना, जिसके कारण रिजर्वेशन की डिमांड फिर फर्दर बढ़ जाती है। तो इश्यूज़ क्या हैं इस तरह के ऑर्डिनेंस वगैरह के इम्प्लीमेंट होने के? इट मे नॉट पास द लीगल स्क्रूटनी। वो कह रहे हैं कि आपने ऑर्डिनेंस ही तो पास किया है। ऑर्डिनेंस तो आप तब पास करते हो ना जब कोई, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, जनरली आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट जब आपका सेशन में नहीं होता है तो आप एक ड्राफ्ट बनाकर अपने कैबिनेट का अप्रूवल लेकर, ठीक है ना, वर्चुअली ले रहे हो, फ़ोन पे मिल के ले रहे हो, घर जाके मीटिंग लेके ले रहे हो। आप अगर स्टेट में हो लेजिस्लेटिव असेंबली में तो आप गवर्नर से एक ऑर्डिनेंस पास करवा लेते हो, सेंटर पे हो तो आप प्रेसिडेंट से, आप पार्लियामेंट में हो तो आप प्रेसिडेंट से एक ऑर्डिनेंस पास कराते हो कि भाई ये फलाना बिल हमको बनाना है। लेकिन फिर इसकी कुछ कंटिन्यूटी ये होती है कि फिर जब सेशन होता है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो 6 वीक्स के अंदर आपको इस बिल को पास करना पड़ता है। आपने नहीं किया तो वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह के आपने ऑर्डिनेंस जो पास कर दिए, ये इसकी लीगल स्क्रूटनी होगी भैया, और उस स्क्रूटनी का मतलब जांच पड़ताल होगी और उसमें ये पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, राइट टू इक्वालिटी को, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी को। मोर ओवर आर्टिकल 60 किसी भी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को ये एम्पावर नहीं करता, बल्कि रादर द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स। यानी कि वो कह रहा है पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो रिजर्वेशन देगा जॉब्स के अंदर, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी रेजिडेंस है। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर तक ही, वो भी गवर्नमेंट में दे सकता है, प्राइवेट में तो दे ही नहीं सकता। फिर ये कंट्री की यूनिटी के लिए बहुत डेंजरस है। इस तरह के मूव्स एक तरीके का पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। पेंडोरा का बॉक्स समझते हैं आप लोग? ये कहानी थी एक पेंडोरा बॉक्स की, वेयर द पेंडोरा बॉक्स ओपन्स एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स अराइजेज इन द जो भी सिचुएशन होती है। कहानी थी एक लड़के की, उस डब्बे को खोल देती है, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ परेशानियाँ उससे बाहर आ जाती हैं। तो एक कहानी के बेस पे ये एक वो है, फ्रेज़ है एक, कि इस तरह से क्या होता है कि कंट्री की यूनिटी जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप एक पेंडोरा का बॉक्स ओपन कर दोगे ऐसी कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करके, और ये हमारी यूनिटी को फ्रैक्चर करेगा। इंडस्ट्रीज़ के लिए कंसर्न है। वो कह रहे हैं कि जो मोस्ट जो यूनिट्स हैं ना वो तो लोकल्स को ही एम्प्लॉय करती हैं। हाउएवर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल बायोटेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि लोकल्स लोगों को जॉब प्रोवाइड करना। ये लोग तो बाहर के लोगों से जॉब लेते हैं, फिर प्लस में इनको बहुत स्किलफुल और प्रोफेशनल लोग ही चाहिए होते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो आपके लोकल एरिया में मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लस में इट विल लाइकली फैसिलिटेट करप्शन एंड क्रिएट अनदर बैरियर। अब देखो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का सवाल यहाँ पर उठ जाता है। वो कह रहे हैं कि देखो जब आपको लोकल्स को प्रोवाइड करनी है तो करप्शन तो होगा, लोग लेन देन तो बहुत करेंगे, ठीक है ना, कि भाई तुमको पैसा दे देते हैं, ये तुम कर लो, तुम वो हमारा काम करा दो, हमारे लोगों को लगवा दो, उनको वहाँ पहुँचा दो, उनको वहाँ का बंदा यहाँ लगवा दो, उसके नकली डॉक्यूमेंट बनवा दो। करप्शन तो होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम तो होगी, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में डिफिकल्टीज होंगी। इस तरह के डिसीजन के कारण क्या होता है, इंडस्ट्रीज का रीलोकेशन भी करना पड़ेगा, कहीं इधर से उधर करना पड़ेगा। अब जब आप रीलोकेशन वगैरह कर रहे हो, बेमतलब का खर्चा बढ़ा रहे हो, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनको बहुत डर लगता है कि यार ये बहुत, और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा वापस निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट्स का लैक होगा तो उसके बाद जॉब क्रिएशन तो दोबारा से ड्रॉप होना ही होना है। तो ये फिर से एक विशियस साइकिल बन जाता है। दिस प्लान मे नॉट इम्पैक्ट माइक्रो और स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है ना, दे कैन स्टिल एंगेज लोकलाइट्स। हाउएवर जो मीडियम और लार्ज, वो कहना चाह रहा है कि माइक्रो और स्मॉल लेवल की जो यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी जो एंटरप्राइजेस होते हैं, वो तो लोकलाइट्स को जनरली एंगेज करते ही हैं। लेकिन हम बात करते हैं मीडियम और लार्ज स्केल की कंपनीज़ की, या फिर MNCs हो गई, ऑटो इंडस्ट्री टाइप के हो गए, ये हमारे स्टेट की GDP में 25% तक कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। ये जो है ये बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट होंगी। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये इंपोर्ट नहीं कर सकते लेबर्स को कहीं और से, ठीक है ना। जो बर्डन है इनका इम्पार्टिंग द रिक्विजिट स्किल्स टू एम्प्लॉइंग लोकल्स विल फॉल ऑन टू द यूनिट्स। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं वो उनको अगर लोकल्स के अंदर नहीं मिलेगी तो उसका बर्डन जो उस यूनिट के ऊपर पड़ेगा, परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगी। कंक्लूजन क्या है, उन्होंने कहा कि जॉब रिजर्वेशन जो लोकल्स के लिए है ये उनका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को लॉन्ग रन में तो एनहेंस नहीं करने वाली है, ठीक है ना। हालांकि आप एजुकेशन और यूथ को स्किल करके आप उन लोगों की कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें आप नेसेसरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला सकते हो। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट सेंस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक पाई है उसका साइज़ इंक्रीज कर सकते हो। पाई का मतलब इकोनॉमिक का जो छोटा सा एक बाइट है इसको आप बड़ा कर सकते हो इकोनॉमिक को। तो ये उन्होंने कंक्लूजन में डाला है। इट्स आई थिंक गुड कंक्लूजन। अब स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। पहला टॉपिक है हमारा इंडिया एंड EU रिलेशंस, यानी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या रिलेशंस रहे हैं। तो अभी हम ये न्यूज़ टॉपिक में क्यों, मतलब क्या कह रहा हूँ, टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया है,
क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली 15th इंडिया और यूरोपियन यूनियन समिट हुआ था। समिट का मतलब होता है कि जहाँ पर आप टॉप लीडर्स को बुलाते हो। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि कोई भी मतलब आप ये तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो, किसी मिनिस्टर को भेज दो, किसी ब्यूरोक्रेट को भेज दो, लेकिन समिट के अंदर तो टॉप लीडर्स ही मिलते हैं। तो एक वर्चुअल मीडियम, क्यों? क्योंकि पैंडमिक है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, तो जनरली जो सारे समिट, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग है सब ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो अभी 15th इंडिया यूरोपियन का एक समिट हुआ था वर्चुअल मीडियम्स में। इस समिट के कुछ आउटकम्स निकाले गए, ठीक है। उन आउटकम्स को हम लोग मैच करते हुए चलेंगे इधर से, कोई चैलेंजेस वगैरह क्या थे, फिर हम ये देखेंगे एक ओवरव्यू क्या है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस का, क्या रहा है इतिहास। या फिर मुझे लगता है कि पहले हम लोगों को ओवरव्यू देख लेना चाहिए और फिर हम लोगों को करंट जो की आउटकम्स है ना ये देखना चाहिए। हाँ, बेहतर रहेगा। पहले एक बार ओवरव्यू देखते हैं, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशंस थे ये अर्ली 1960s से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जब इंडिया जो था वो पहला कंट्री था जिसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस उन कुछ कंट्रीज़ में था जिन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के साथ। कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया था 1994 में दोनों ने, ठीक है ना। यहाँ से अपनी जो रिलेशनशिप थी उसको ट्रेड और इकोनॉमिक के थोड़ा सा बियॉन्ड लेके गए थे। पहला इंडिया और यूरोपियन यूनियन का समिट जो था वो ईयर 2000 में हुआ था और 2004 में हम लोगों ने इस रिलेशनशिप को अपग्रेड कर दिया था स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। तो अभी तक 20 सालों के अंदर हमने 15 समिट किए। अभी जो हुआ हमारा 15 समिट था ना, हम लोगों ने ऊपर देखा था। अ डेलीगेशन ऑफ रिलेशंस विद इंडिया वाज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड इन द यूरोपियन पार्लियामेंट इन 2007। इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस क्या रहे हैं हमारे? देखो, यूरोपियन यूनियन एक ऐसा ब्लॉक है जहाँ पर जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है। ये वो ब्लॉक, ये हिंड्रेंस वाला ब्लॉक नहीं है, ये ब्लॉक वो डब्बे वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो एक तरीके का ऐसा ब्लॉक है ये जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ पर अकाउंटिंग अगर हम बात करें, पैसों की बात करें, कितने वर्थ का जो गुड्स होता है इसकी ट्रेड की जाती है, तो 2019 का हमारे पास जो डेटा है वो बोलता है कि इंडिया का जो टोटल ट्रेड हुआ था ना उसका 11.1%, जो कि बनता है 80 बिलियन यूरोस। इतना ट्रेड हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के साथ किया था। इसके साथ साथ ही लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के होने के साथ साथ यूरोपियन यूनियन इंडिया का बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर भी है। और कितना इन्वेस्टमेंट है टोटल जो हमारे पास FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो होता है, उसका 22% तो हमारे पास यूरोपियन यूनियन से आता है, जिसका अमाउंट अगर 2018 का डेटा देखें तो 67.7 बिलियन यूरोज़ है। डिफेंस और सिक्योरिटी के ऑपरेशन की बात क्या होती है, यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने इंस्टीट्यूट किए कुछ मैकेनिज़म्स ताकि हमारा कॉपरेशन जो है वो और ग्रेट हो सके। जो भी हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस करंट के टाइम में चल रहे हैं, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन वगैरह, इन सब के लिए हम लोगों ने कुछ मैकेनिज़्म सेटअप किए हुए हैं। एक इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है। क्या क्या है मतलब इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जैसे कि इंडियन ओशन रीजन है न्यू दिल्ली के अंदर, IFC IOR इन्होंने रिसेंटली लिंकअप किया था मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर को, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था यूरोपियन यूनियन के नेवल फोर्स के द्वारा। मैं आप लोगों को एक बार हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखा देता हूँ, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, शायद आपको मालूम ना हो। आपको मैप में दिख पा रहा होगा, ये है हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास ये हमारा मिडल ईस्ट रीजन है जहाँ पर सऊदी अरेबिया वगैरह है। एंड दिस पर्टिकुलर ये थोड़ा सा आपको शेप दिख रहा है, इथोपिया, सोमालिया, केनिया, ये जो रीजन है ये है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको बोलते हैं हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये इंडिया के भी बिल्कुल पास पड़ता है, ये अरेबियन ओशन के पास, तो ये लोकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा कोऑपरेशन है हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर। यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करता है MYC प्रोग्राम इंडिया के अंदर, जो करंटली 3 पायलट सिटीज़ का है। मोटिव क्या है? अर्बन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने का, ये यूरोपियन यूनियन सपोर्ट कर रहा है। तो साइंस एंड टेक में भी हमारा कोऑपरेशन है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने सेटअप किया था एनर्जी पैनल 2005 में, ताकि एनर्जी की सिक्योरिटी में दोनों अन्य जो टेरिटरीज़ हैं आपस में कोऑपरेट करेंगी। और 2 फोरम्स होंगे कुछ, जैसे कि EU इंडिया क्लीन एनर्जी कोऑपरेशन और इंडिया EU वाटर पार्टनरशिप। यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एनर्जी को सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा दोनों के पास ही ऑफिशियल मैकेनिज़म्स हैं, डिजिटल कम्युनिकेशंस के, 5G टेक्नोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एट्सेट्रा। अगर हम बात करते हैं पीपल टू पीपल रिलेशन की, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं कुछ फेस्टिवल, जैसे कि यूरोपेलिया इंडिया फेस्टिवल है। यहाँ पर अपने हेरिटेज को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जैसे योगा, आयुर्वेद वगैरह हो गया। दोनों ने ही साइन किए हुए हैं हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट सिविल एविएशन के ऊपर, 2018 में साइन किया था, ताकि जो
ट्रैवल और टूरिज़्म है दोनों कंट्रीज़ का बायलैटरल, उसको बूस्ट किया जा सके। दोनों ने साथ में साइन किया था कॉमन एजेंडा, दोनों का एक कॉमन एजेंडा है माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर। 2016 का फ्रेमवर्क है ये, कोऑपरेट करना माइग्रेशन को लेकर। कुछ 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो करंटली बहुत सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो यूरोपियन यूनियन के इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर भी आते हैं हायर एजुकेशन के। फैक्टर क्या शेप करते हैं इंडिया ईयू रिलेशनशिप को करंट टाइम्स के अंदर, इसको पढ़ने से पहले अब हम लोग ऊपर चलते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि रिसेंट जो समिट हुआ था उसमें क्या कुछ आउटकम्स थे। तो इंडिया यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अ रोड मैप टू 2025, 5 साल के लिए हम लोगों ने एक रोड मैप अडॉप्ट किया है ताकि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इंडिया और यूरोपियन यूनियन की किस तरह की हम लोग पार्टनरशिप रखेंगे, कोऑपरेशन रखेंगे, उसको गाइड करेगा ये जो पूरा रोड मैप होगा। हम लोगों ने एग्री किया है कि एक रेगुलर हाई लेवल डायलॉग हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे ताकि हम लोगों को BTIA के ऊपर जो भी नेगोशिएशंस करने हैं, BTIA क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये एक हम लोगों ने ट्रेड वगैरह को लेकर कुछ एग्रीमेंट की बात थी, ठीक है ना, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये 2007 से चलता आ रहा है, अभी तक इसके ऊपर प्रॉपरली कुछ हो नहीं पाया है। तो इन्होंने एग्री किया है कि रेगुलरली कुछ हाई लेवल की मीटिंग्स करेंगे, हाई लेवल के लोग डायलॉग करेंगे ताकि इस चीज़ के ऊपर जल्दी से जल्दी नेगोशिएशन हो और इसको काम किया जा सके। फिर हम लोगों ने कुछ एग्रीमेंट किया रिसेंटली इंडिया और यूराटॉम का, यानी कि यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी का, कि किस तरीके से हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं, इस बात में कोऑपरेट करने का। हम लोगों ने कुछ डिक्लेरेशंस अडॉप्ट किए हैं रिसोर्स एफिशिएंसी के और सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर, और डिसाइड किया कि हम लोग एक डायलॉग लॉन्च करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी के अंदर। इसी चीज़ के तहत हम लोगों ने रिन्यू किया है एग्रीमेंट हमारे साइंटिफिक कोऑपरेशन के अंदर। ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन दोनों के रिलेशंस के अंदर कुछ ना कुछ कंसर्न्स भी रहे हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने अभी रिसेंट का देख लिया, कुछ कंसर्न्स भी चल रहे हैं, वो उनके ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं एक बार। ये जो BTIA था ना, हम लोगों ने भी बात की थी, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ये अभी तक स्टॉल्ड है, रुका हुआ है। 2007 से इसके नेगोशिएशन चलते आ रहे हैं दोनों साइड से, लेकिन दोनों ही साइड से कुछ क्रूशियल इशूज़ हैं। यूरोपियन यूनियन की भी कुछ डिमांड है और इंडिया की भी कुछ डिमांड है। यूरोपियन यूनियन की डिमांड जैसे कि उन्होंने कहा कि ड्यूटी कट चाहिए उनको ऑटोमोबाइल्स के अंदर, टैक्स का रिडक्शन चाहिए वाइन्स के ऊपर, स्पिरिट्स के ऊपर, प्लस एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रेजिम सेटअप करना चाहते हैं। उनको रिलैक्सेशन चाहिए कि इंडिया का जो डेटा लोकलाइजेशन की जो नॉर्म्स है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए उसके अंदर। फिर अपना हर एक आइटम का उनको जोग्राफिकल इंडिकेशन भी चाहिए, उसका प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इंडिया ने भी कुछ डिमांड रखी है। इंडिया ने कहा कि डेटा सिक्योर का स्टेटस, ये इंडिया के IT सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर आपकी कंपनी लगेगी तो हमारे डेटा को यहीं पर सिक्योर करके रखेगी, डेटा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। प्लस ईज़ करो हमारे टेम्परेरी मूवमेंट जो स्किल्ड वर्कर्स का होता है उसके मूवमेंट को ईज़ करो, ठीक है। जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी होते हैं SPS, इनके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दो। टेक्निकल बैरियर जो है हमारे ट्रेड के नॉर्म्स के अंदर, उनमें कुछ रिलैक्सेशन दो। तो दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, इस पर बहुत समय से नेगोशिएशन चल रही हैं, 13 साल हो चुके हैं। इसलिए हम लोग हाई लेवल डायलॉग करवाना चाहते हैं ताकि जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। दोनों के बीच कंसर्न एक और भी है, वो है ट्रेड का इम्बैलेंस का। इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के टोटल जो गुड्स थे उनका सिर्फ 1.9% ही अकाउंट करता है, जबकि चाइना 13.8% है। इंडिया का जो परसेप्शन है EU को लेकर, यूरोपियन यूनियन को लेकर, इंडिया यूरोपियन व्यू को एक ट्रेड ब्लॉक की तरह देखता है, ठीक है, और प्रेफर करता है बायलैटरल पार्टनरशिप्स हों उसके बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ भी, जो यूरोपियन यूनियन के है ना, हर एक चीज़ में, पॉलिटिकल में, सिक्योरिटी मैटर्स के अंदर। अब ये एक इसमें कुछ सब्सटेंशियल एग्रीमेंट्स हैं कुछ मैटर्स के ऊपर, रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी को लेकर, यहाँ पर कुछ लैग चल रहा है। तो इंडिया का जो परसेप्शन है इसमें ये वाला लैग है कि बाकी कुछ पर्टिकुलर मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा सब्सटेंशियल एग्रीमेंट्स नहीं हो पा रहा है रीजनल सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी को लेकर। ब्रेक्सिट की अगर हम बात करें तो अभी तक ये बहुत अनक्लियर है कि जिस तरीके से ब्रिटेन ने, UK ने विड्रॉ किया यूरोपियन यूनियन से, ये इंडिया के रिलेशन को यूरोपियन यूनियन के साथ एज एन होल कैसे अफेक्ट करेगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ तो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, इस तरह के टॉपिक्स जनरली डिस्कस किए जाते हैं राज्यसभा डिबेट्स के अंदर, और ये टॉपिक्स जो होंगे आपसे रैंडमली इंटरव्यू में पूछ लिए जाएंगे। इवन दिस क्वेश्चन कैन डेफिनेटली कम इन योर मेंस कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्सिट ऑन इंडिया EU रिलेशनशिप्स। डेफिनेटली क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन सकता है। सो पे अटेंशन टू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। करंट अफेयर में यही वो चीज़ें होती हैं समझने की। यूरोपियन यूनियन का और इंडिया का रिलेशनशिप तो यहाँ से पढ़ लिया है, सवाल आपका यहाँ से बनेगा ब्रेक्सिट के ऊपर से। तब आपको ये पॉइंट सारे यूज़ करने होंगे जो भी हम लोगों ने नीचे पढ़े हैं ना, तब आप इन पॉइंट्स का यूज़ कर करके कुछ कुछ अपना आंसर बनाओगे। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन और ऐसे आपको लिखने होते हैं आंसर, ठीक है।
ह्यूमन राइट्स के कंसर्न भी हैं यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन पार्लियामेंट है, ये बहुत क्रिटिकल है। दोनों ही इंडिया गवर्नमेंट के डिसीजंस थे, जिस तरीके से इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया था 2019 में, और जिस तरीके से हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, तो दोनों को ही लेकर यूरोपियन पार्लियामेंट जो है थोड़ा सा क्रिटिकल रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि कुछ समय पहले तो हम लोग न्यूज़ में सुना था कि यूरोपियन पार्लियामेंट के कुछ डेलीगेट्स थे, वो कश्मीर आए थे और उन लोगों ने पूरा कश्मीर का जायज़ा किया था और वो बहुत खुश थे। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल था, ठीक है ना, कहीं ना कहीं अपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने इमेज को बरकरार रखने के लिए। तो पार्टीज़ ने कुछ सोचा था, बीजेपी ने कुछ सोचा था। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, जो पूरा का पूरा ग्रुप आया था ना, वो सारे के सारे राइट विंग को बिलोंग करते थे। ये एक लूप होल था जो सब लोग नहीं पकड़ पाए, और न्यूज़ में तो ऑब्वियस सी बात है कैसे आएगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स जो होते हैं वो तो इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं ना कहीं। तो समझ जाओ आप बस बात को, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की रिलेशंस को करंट टाइम्स में अफेक्ट करते हैं। चेंजिंग द जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने ईयू स्ट्रेटजी ऑन इंडिया जो 2018 में रिलीज़ हुई थी, उसमें हम लोगों ने हाईलाइट किया था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया यूएन के रिलेशंस को कुछ इस कंटेक्स्ट में देखता है कि यहाँ पर ज़्यादा ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हों। प्राइमरीली जो राइज हो रहा है यहाँ पर चाइना का, इस सब को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन यूनियन बहुत ही ब्रॉडर वे में ये सोचता है कि उनका इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस तरीके से चाइना का इम्पैक्ट हो रहा है यूरोप के ऊपर, एशिया के ऊपर, हम लोगों को पता है बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के बारे में। इस कारण यूरोपियन यूनियन को अपना जो नेचर है पार्टनरशिप का, स्पेशली जो साउथ एशियन रीजन है, यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इंडिया को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि साउथ एशियन रीजन के अंदर इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, इज़ अ बिग डेमोक्रेटिक कंट्री। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट इन द इंडियन ओशन, जिस तरीके से इंडियन ये जो नेवल बेस की जो रेस और सिक्योरिटी का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, ये दोनों ही यूरोप और इंडिया की इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक मेन एनर्जी के फ्लो करने में हेल्प करेगा। देखो ग्लोबल ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन के थ्रू पास करता है, ठीक है, और इंडिया और यूरोपियन यूनियन आपस में एक दूसरे को पार्टनर्स कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, इस तरीके से अगर हम लोग अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ को लागू करते हैं और रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को भी स्ट्रेंथन करते हैं, तो दोनों का ही जो इंटरेस्ट है इंडियन ओशन के अंदर वो स्टेबल रहेगा। रिट्रीट ऑफ द यूएस फ्रॉम द ग्लोबल लीडरशिप, एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखना कि आज के टाइम के अंदर यूएस की ग्लोबल लीडरशिप में से रिट्रीट हो रही है। मतलब एक ज़माना था कि यूनाइटेड स्टेट्स को ग्लोबल लेवल के ऊपर एक लीडर कंसिडर किया जा रहा था, ठीक है ना, और जब से डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ आई हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को विड्रॉ किया है बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में से, देखने को मिला है कि यूनाइटेड स्टेट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन पुलिसिंग द होल वर्ल्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज़ किया है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है पूरे के पूरे वर्ल्ड को पुलिस करने में, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर निगरानी रखने में। उनका सिंपल सा नारा है अमेरिका फर्स्ट का। ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रोमोटिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जिस तरीके से ये चीज़ हो रही है, तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो कॉपरेशन होगी, और इनके अलावा जो ट्राइलेटरल डायलॉग्स हुए इन कंट्रीज़ के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर के अंदर कि दोनों को कंट्रीज़, ये दोनों टेरिटरीज़ जो हैं, या फिर चाइना में से कौन लीडरशिप लेगा फ्यूचर के अंदर। स्ट्रेटेजिक राइवलरी है यूएस और चाइना की, दोनों ही यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों के ही कॉमन इंटरेस्ट है कि किस तरीके से वो बाईपोलराइज वर्ल्ड को अवॉइड करना चाहते हैं और एक मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम लाना चाहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कोर पर रखते हुए। ग्रीन गवर्नेंस की बात करें, जब से यूएस ने एग्जिट किया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक स्टैंड लिया है कि किस तरीके से वो जॉइंट लीडरशिप को मेंटेन करेंगे ग्लोबल गवर्नेंस के लेवल के ऊपर, स्पेशली क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी हो गया, इन सब को देख के। एग्जाम्पल, इंडिया ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस लगाया था, वहाँ पर इंडिया ने फ्रांस को पार्टनर बनाया था स्टार्टिंग के अंदर ही, फ्रांस के साथ मिलकर ये काम किया था। तो कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने, अब फ्रांस तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कुछ नई इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर भी होगा, ठीक है, न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर होगा कोविड-19 के बाद। यूरोपियन यूनियन देखना चाहता है, ठीक है, किस तरीके से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जो ओवरली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करना चाहता है, और इस मामले में उसका बहुत बड़ा एलाई, बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है इंडिया। यूरोपियन यूनियन और इंडिया एक कॉमन पाथ इंश्योर कर सकते हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे ग्लोबल सिस्टम के अंदर हेल्थ इमरजेंसीज में ये रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस थिंग्स कैन बी डन। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं अब क्या है। दोनों के रिलेशंस हमने देख लिए, फैक्टर्स देख लिए, कंसर्न देख लिए, रिसेंट जो समिट हुआ था उसके की रिकमेंडेशंस देख लिए।
वे फॉरवर्ड में ये कहना चाहता है टू ट्रांसलेट देयर कॉमन वैल्यूज़ इनटू कॉमन एक्शन। जो हमारी कॉमन, जो हमारी एक साथ, जो समांतर जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको समांतर एक्शन के अंदर हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यूरोपियन यूनियन और इंडिया काम कर सकते हैं कुछ थर्ड कंट्रीज़ को कंसोलिडेट करने में, उनके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, उनकी कैपेसिटीज़ बिल्ड करने में, ठीक है ना, उनके इलेक्टोरल सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने में, उनके पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में। यहाँ पर बहुत हद तक एग्जाम्पल लिया जा रहा है मिडल ईस्ट का, अफ्रीकन नेशंस का, जहाँ पर डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं है, या फिर कुछ स्मॉल कंट्रीज़ का अदरवाइज जो बाकी रीजन्स के अंदर है जहाँ पर अभी भी मोनोपोली, ऑटोनॉमी चलती है, ठीक है, और क्या कहते हैं, कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। उनकी तरफ थोड़ा सा दोनों मिलकर काम करेंगे तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। एस्टैब्लिशिंग अ ट्राइलेटरल डायलॉग विद अदर लाइक माइंडेड पार्टनर्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर बहुत हद तक सिनर्जी है एक, ठीक है ना, सिंक्रोनाइज करती है दोनों ही यूरोपियन यूनियन और इंडिया की एनर्जी, इनको भी हम लोग कहीं ट्राइलेटरल डायलॉग्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और ये हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंडिया को हेल्प कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो विजिबिलिटी है इस पूरे रीजन में उसको इंक्रीज़ करने में। जो BTI हम लोगों ने ऊपर ट्रेड एग्रीमेंट की बात की थी, इसको टाइमली मैनर में ख़त्म किया जा सकता है ताकि यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसका फुल पोटेंशियल को हम रियलाइज़ कर सकें। यूरोपियन यूनियन कोलैबोरेट कर सकता है इंडिया के साथ जो भी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं थर्ड कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली जो स्मॉल कंट्रीज है साउथ एशिया का, ठीक है ना, जिनमें जनरली पॉलिटिकल वॉर्स बहुत हो रहे रहते हैं, ठीक है, इंस्टेबिलिटी हो रही होती है। चाइना ने क्या किया हुआ कि इन कंट्रीज़ को बहुत सारा लोन दिया हुआ है, ठीक है, और लोन देने के बाद चाइना क्या करता है कि अपना इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज़ के ऊपर बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें बॉर्डर रोड इनिशिएटिव वगैरह की, तो इन सब के तहत तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन और इंडिया मिलकर इस तरीके से जो चाइना का इन्फ्लुएंस जा रहा है वहाँ पर उसको ख़त्म करने में हेल्प कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन और इंडिया अडॉप्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपने एक्सटर्नल एक्शंस के लिए बहुत सारे शेयर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर, जैसे कि जो ग्लोबल एनर्जी का डीकार्बनाइजेशन है, मॉडर्न सोर्स की एफिशिएंट इकोनॉमी को कैसे स्टार्ट करना है, अर्बनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है स्मार्ट अर्बनाइजेशन के साथ, और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो कि क्लीन एनर्जी के ऊपर बेस्ड हो। इसलिए जिस तरीके से हम लोगों ने हाईलाइट किया था 2018 का जो EU स्ट्रेटजी था इंडिया के ऊपर, हमने वहाँ पर अडॉप्ट किया था कि इंडिया और EU है ये कुछ ऐसे अपने रिलेशंस को बियॉन्ड ट्रेड लेंस लेके जाएंगे, दोनों की इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंसेस को ध्यान में रखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। चाबहार जैदान रेलवे लाइन, तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ एक बारी इसका बैकग्राउंड पहले से, फिर आपको समझाता हूँ कि टॉपिक है क्या। थोड़ा सा मैप के ऊपर नज़र रखते रहना और सुनते रहना, मैं आपको यहाँ से स्टेटमेंट बैकग्राउंड के ऊपर बताता चलता हूँ। 2016 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के तौर पर। ये रहा इंडिया, ये रहा अफ़गानिस्तान, ये रहा ईरान, ठीक है। जिनको नहीं पता है उनके लिए नया होगा ये टॉपिक, जिनको पता है उनका रिवीजन हो रहा होगा। हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर सेटअप करेंगे, यानी कि ITTC, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर सेंटर साइन करेंगे। एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये जो ट्रांसिट और ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर होगा, यहाँ से इंडियन गुड्स जो है ना वो अफ़गानिस्तान तक पहुँचाए जाएंगे। देखो जो मैं आपको मैप पर रूट बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे इंडिया से, यहाँ से गुजरात के, महाराष्ट्र के जो पोर्ट्स वगैरह यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर चाबार पोर्ट बनाएंगे इंडिया ईरान के अंदर, और यहाँ से अंदर ही अंदर लैंड रूट के तहत अफ़गानिस्तान तक हम लोग अपनी गुड्स पहुँचाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो यहाँ से ले जाने नहीं देता, और ऊपर से हमारा गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है, प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान पहुँचाएंगे, बाईपास करेंगे हम पाकिस्तान की टेरिटरी को, और जो कॉम्प्लीमेंट करेगा ज़राज़ दिलराम का जो हाईवे है जो कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान में बनाया था 2009 के अंदर, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया था। अब इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमको एक बेनिफिट मिल जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट करेगा ये वाला चाबार पोर्ट इस रूट को। इसी एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने कमिट किया था कि वो चाबार पोर्ट को बनाएगा, ठीक है, जो और एक लैंड बेस्ड रूट भी जो कनेक्ट करेगा इस पूरे पोर्ट को अफ़गानिस्तान तक। यानी कि ये जो आपको रूट दिख रहा है ना अफ़गानिस्तान का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रेड मार्क है, ये रूट भी इंडिया बनाएगा, और ये चाबार पोर्ट ईरान के ही कोस्टल एरिया के ऊपर इंडिया बनाएगा। ये एक एग्रीमेंट में हुआ था। इंडिया ने एक साइन किया था एक पैक्ट, जहाँ पर ईरान को वो कुछ सर्विसेज, जो भी ईरान रिक्वेस्ट करेगा सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा चाबार जैदान रेलवे लाइन को कनेक्ट करने के लिए, जो कि पूरे के पूरे चाबार पोर्ट का इंडिया अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर तक का जो ट्रैवल टाइम है ना, इसको रिड्यूस कर देगी अगर ये रेलवे लाइन बन जाती है तो। इसी को फैसिलिटेट करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था इंडिया और ईरान के बीच में, जिसको बोलते हैं इरकॉन। ये एक स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन की ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के साथ एसोसिएटेड है, और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ईरान की है। इन दोनों ने ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था।
ठीक है। अभी क्या हुआ है, ईरान ने डिसाइड किया है कि वो इस रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करेगा, ठीक है, चाबहार से लेकर जैदान तक पूरे बॉर्डर के साथ अफगानिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं करेगा। ये एक अपडेट आया है। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था, क्या करना चाह रहे थे, क्या कॉरिडोर था, कौन सा पोर्ट था, ये अरेबियन सी था, ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रेलवे लाइन बनाने वाले थे ताकि जो ये रोड का जो रूट था वो थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाए। इंडिया की साइड से कौन इन्वॉल्व था, उनकी साइड से कौन इन्वॉल्व था। अब हम देखते हैं कि ईरान ने इंडिया को इसमें से एक्सक्लूड क्यों कर दिया। उन्होंने कहा कि डिले हुए हैं यूएस के सैंक्शंस के तहत। ध्यान से सुना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दोबारा से कुछ सैंक्शंस लगा ली थी ईरान के ऊपर, ठीक है ना, जब से ईरान ने उस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान ऑफ एक्शन था ना, न्यूक्लियर डील वगैरह का, उन सबसे विड्रॉ किया था। इंडिया को एक स्पेशल वेवर दे दिया था चाबहार पोर्ट को ध्यान में रखते हुए और रेलवे लाइन को ध्यान में रखते हुए। और ये जो प्रोजेक्ट था ना, अब इसमें कुछ सफरेज है, क्योंकि बेसिकली सैंक्शंस लगने के बाद होता क्या है ना, कि आप किसी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको यूएस की तरफ से प्रॉब्लम हो जाएगी कि भैया हमने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए तो आप ईरान में इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है ना, आप ईरान को लोन वगैरह मत दो। लेकिन इंडिया ने कहा कि हम लोग चाबहार पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यूएस ने इंडिया की बात मानी, क्योंकि इंडिया और यूएस की फ्रेंडशिप अच्छी है। तो यूएस ने कहा कि ठीक है, हम एक थोड़ा सा एक एक्सेप्शन दे देते हैं आपको, इंडिया को चाबहार पोर्ट के कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए। अब इसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स के कारण, ठीक है ना, ताकि इंडिया का जो एक्चुअल क्लियरेंस हो इसका, और जो हैवी इक्विपमेंट का जो इंपोर्ट करना था ना यहाँ पर, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। फिर कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी इक्विपमेंट सप्लायर्स को फाइंड करने में, फंडिंग पार्टनर्स को फाइंड करने में, ठीक है ना। उन सबको ये डर लग रहा था कि यार हम लोग अगर इस पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स हमको टारगेट ना कर ले, हम पे सैंक्शन ना लगा दे। ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक हर्डल्स हुए थे इंडिया के बीच में, जैसे कुछ ऑपरेशनल हर्डल्स हुए थे, ठीक है ना, फंड्स को डिस्पर्स करने के लिए डिले हुआ था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। फॉर एग्जांपल, ईरान इज़ ऑल्सो गोइंग अहेड विद डेवलपिंग द फरजाद बी गैस ब्लॉक विदाउट इंडिया। ये भी उन्होंने एग्जांपल दिया। जब हर्डल आ रही थी ना इंडिया की साइड में, तो फरजाद बी गैस ब्लॉक जो है वो भी ईरान जो था वो बिना इंडिया की हेल्प के बना रहा था। और क्या रीज़न था इंडिया को बाहर करने का? चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ईरान के अंदर, ठीक है ना। एक ऐसा भी ओपिनियन हो सकता है कि ईरान यूज़ करे हमारे चाइना के साथ जो ईरान का एक डील है, 25 ईयर का डील है, तो वहाँ पर वो कोशिश कर सकते हैं कि उनके जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक दूसरे के अगेंस्ट वो इन्फ्लुएंस कर दे, चाइनीज़ लोग जो हैं। तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत मेजर एक इम्पैक्ट कर सकता है। चाइना का इन्फ्लुएंस किस तरीके से बढ़ रहा है ईरान के अंदर, ये देख लेते हैं। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव अपने आप में पूरा एक टॉपिक है, न्यूज़ में पहले भी मेंस में पूछा जा चुका है। अंडर BRI की अम्ब्रेला यानी कि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना प्रेजेंटली अपनी टाइज जो है ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट और बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके साथ स्ट्रेंथन कर रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर स्टेडियम्स बनवा रहा है, उनकी कंट्रीज़ में रेलवेज़ बनवा रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क लगा रहा है, 5G हाईवेज़ बन रहे हैं, क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट सेटअप किए जा रहे हैं। तो रिसेंटली ही चाइना ने एक 25 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन साइन किया था ईरान के साथ, चाइना और ईरान ने। ये जो ड्राफ्ट है 25 साल का, इसमें $400 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, ईरान के कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज़ के लिए, जो चाइनीज़ कंपनीज उनको देंगी, ठीक है, इक्विपमेंट देंगी, वर्कर्स देंगी ईरान के अंदर काम करने के लिए। और चाइना ईरान को क्यों टारगेट कर रहा है? सबको पता है कि चाइना US की राइवलरी है, US की ईरान की। तो चाइना क्या कर रहा है कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना रहा है, ठीक है, कि ईरान से दोस्ती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं US के ऊपर थोड़े हावी हो पाएंगे हम। ग्वादर चाबहार कनेक्टिविटी, ईरान ने प्रपोज़ किया कि एक टाई अप करेंगे ग्वादर और चाबहार का लास्ट ईयर। ईरान ने प्रपोज़ किया था एक टाई अप ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट का लास्ट ईयर। इससे क्या हुआ था कि जो इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ है ना ईरान के साथ, वो ये रेस्ट्रिक्ट करेगा कि किस तरीके से चाबहार पोर्ट को इंडिया यूज़ ना करे, और इंडिया की जो सिक्योरिटी है ना, जो इमीडिएट वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर है, वो एग्रीवेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। बंदर ए जस्क पोर्ट ईरान ने ऑफ़र किया था कि चाइना का कुछ इंटरेस्ट है उस पोर्ट को लोकेट करने के लिए, उस पोर्ट के ऊपर जो कि चाबहार से सिर्फ 350 किलोमीटर लोकेट है, ठीक है। ये जो बंदर ए जस्क पोर्ट है ये एक्सटेंड करेगा चाइना का कंट्रोल किस तरीके से वो पाकिस्तान ईरान कोस्ट के ऊपर अपनी प्रेजेंस बनाए रखेगा। इसके अलावा बाकी क्या कंसर्न्स हैं इस रीजन के? चाइनीज़ सबमरीन का जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन में बढ़ता जा रहा है। श्रीलंकन रीजन की अगर हम बात करें तो रिसेंटली श्रीलंका के अंदर एक लोटस टावर वगैरह का भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। ईरान लेवरेज दे रहा है चाइना को और पाकिस्तान को एज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, चाबहार के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। जो 2019 की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी हुई थी एक चाइना, ईरान और रशिया की गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। तो ये कुछ रीजन है जिस तरीके से चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ये वाले पॉइंट बड़े ही अच्छे हैं, मेंस में शायद इतना ज़्यादा आपको लिखने का नहीं मिलेगा इसके लिए,
ये वाला पार्ट इंटरव्यू के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। बाकी कुछ इसमें से एक दो चीज़ें प्रीलिम्स के लिए बड़ी अच्छी हैं, ठीक है। जैसे ये कंपनी का नाम था ना ऊपर, ये IRCON हो गया, ये CDTIC हो गया, ये आते हैं प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन, ऐसे पूछ लिए जाएंगे आपसे। पॉसिबल इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा अब इन सब चीज़ों का। एक्सेस टू अफगानिस्तान, जो रिपीटेड इंस्टेंस हो रहे हैं कि जो इंडिया और ईरान का जो बायलेटरल ट्रेड हो रहा था वो डिसजॉइंट हो रहा है जिस तरीके से, इसके कारण इंडिया की जो प्रेजेंस है ना और जो इन्फ्लुएंस है, जो हमारा चाबहार का जो हम लोग यूज़ करने वाले थे अफ़गानिस्तान के अंदर जाने के लिए, ये चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करेगी। काउंट्रीज चाइनाज प्रेजेंस इन द रीजन, इंडियन कोऑपरेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना उनमें डिले होने के कारण चाइना जो है ना अपना फुटप्रिंट जो है एक्सपेंड करता जा रहा है उस रीजन में। ये सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ देख लिया था। इंडिया की जो लीडरशिप है रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर, अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो जिस तरीके से हम लोगों ने चाबहार पोर्ट और ये जो रेल प्रोजेक्ट था इनको हमने एनवाइसेज किया था, हमने परिकल्पना की थी कि इनको कनेक्ट करेंगे। जो प्रपोज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये लिंक करेगा मुंबई को मॉस्को से, सी और लैंड के तहत। तो हमारा प्लान था कि कहीं ना कहीं इस तरीके से इस रूट को हम लोग फर्दर इंक्रीज़ करेंगे और आगे फिर हम फर्दर इसको रशिया से कनेक्ट कर देंगे। जो INSTC था इसका पोटेंशियल है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रेड रूट बन जाएगा इंडिया का, यूरोप तक भी, रशिया और सेंट्रल एशिया तक भी। ये हमारा एक रीजनल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए प्लान था। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो क्या किया जाना चाहिए, इंडिया को ज़रूरत है कि वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है ना, थोड़ा इम्प्रूव करे। जो भी हमारा रिकॉर्ड है फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स का उनको फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर लेके आना चाहिए, डिप्लोमेटिक टॉक्स के अंदर इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए और जो फंड्स डिस्पर्स कर रहे हैं उनको टाइमली डिस्पर्स करना चाहिए। इस तरीके से हम लोगों को अपने रिलेशंस जो है वो ईरान के साथ थोड़े से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अभी देखो एक मोड इसमें क्या पता है कहाँ पे आएगा, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूएई ने इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कौन किसकी साइड जा रहा है। एक बार मैं थोड़ा सा बीच में लाइन बना देता हूँ। एक साइड है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, और इज़राइल आ गया, ठीक है, और मान के चलो कि अब यूएई को मान लो आ ही गया अब, ठीक है, क्योंकि यूएई ने इज़राइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए हैं। अब एक साइड आ जाता है ईरान है, ठीक है, और ईरान के साथ चाइना भी आ गया, ठीक है। चाइना ईरान की रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। यूएई एक अरेबिक कंट्री है। अब यूएई ने इज़राइल के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए, ईरान को तो इज़राइल से प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ईरान को यूएई से भी प्रॉब्लम होने लग गई। और इंडिया यूएसए का भी साथ देता है, इज़राइल का भी साथ देता है, यूएई का भी साथ देता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ईरान जो है वो इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंडिया बात कर रहा है कि हम चाबहार पोर्ट बनाएंगे ताकि अफगानिस्तान तक चले जाएंगे, आपको भी फ़ायदा देंगे। ईरान को अब चाइना से फ़ायदा मिल रहा है 400 बिलियन US डॉलर का। तो अब देखो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ना ईरान इंडिया के लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा। तो बस ध्यान से समझने की कोशिश करना कौन कंट्री किसके साइड जा रहा है। तो इंडिया को अपने टॉक्स को रिवाइज़ करना चाहिए INSTC के लिए, ठीक है। जो भी काउंटर एंगेजमेंट करना है ईरान, चाइना और इन सब का डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं इनको इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स किस तरीके से चाबहार पोर्ट के पास इंक्रीज़ हो रही है, इन सबको ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया को ज़रूरत है कि हम लोग एक बैलेंस बनाएं अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ का ईरान और यूएस दोनों के बीच में। एक इफेक्टिव और क्लियर अरेंजमेंट होना चाहिए जो यूएस के सैंक्शंस का इम्पैक्ट जो ईरान के ऊपर थोड़ा सा रिड्यूस करे, ताकि इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो हैं ये दोबारा से रिएक्टिव हो जाएं। ऑल्दो ईरान जो है प्रोसीड करेगा अपनी सभी रेल प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को, ये इंस्टिगेट किया है कि इंडिया इसको फ्यूचर में लेटर स्टेज के ऊपर ज्वाइन कर सकता है। इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकता है अपनी प्रोडक्टिव ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक चैनल्स के लिए इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए। आगे बात करते हैं 2.3 यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये मैंने कई बार आप लोगों को न्यूज़ में समझा दिया था। तो एनरिका लेक्सी केस की कहानी है, जो कि इटालियन मरीनर्स थे, किस तरीके से उन्होंने इंडियन 2 फिशरमैन्स को मार दिया था और उसके बाद उन पर लंबा केस चला, फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये इनको तो इम्यूनिटी मिली हुई है, इंडिया में इनका ट्रायल नहीं कर सकते। पूरी की पूरी कहानी क्या है आपको समझने में आ जाएगी। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पहले ये कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी में इन्होंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, UN क्लॉज के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ से मोर अबाउट न्यूज़ देखते हैं, फिर मैं आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें समझा चलूँगा। एनरिका लेक्सी का जो केस है ये ऑनगोइंग इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी चल रही है। किस तरीके से 2012 में 2 इटालियन मरीन्स ने 2 इंडियन फिशरमैन को शूट कर दिया था। इंडियन फिशरमैन जिस बोट के ऊपर नाम थे, उस बोट का नाम था सेंट एंथनी,
2012 की बात है और उनकी डेथ हो गई थी 2015 में। अब जब इन्होंने 12 में मारा था ना, तो फिर इंडियन नेवी वगैरह ने इनको उसी टाइम पर अरेस्ट कर लिया था और इनकी जो शिप थी ना, ये एनरिका लेक्सी इनकी शिप थी, ठीक है, इनकी इटालियन मरीन्स की। उनको ये लोग पोर्ट पे लेके आके इंडिया में लेके आ गए थे, इन्होंने पोर्ट पे उसको एंकर करके रख दिया था। फिर इन लोगों को इंडिया में थोड़ा ट्रायल वगैरह कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, बातचीत चल रही थी, इटली के साथ बातचीत हो रही थी एंड एवरीथिंग। इटली ने एक केस फाइल किया इंडिया के अगेंस्ट कि भाई इंडिया ने इनके 2 मरीन्स को डिटेन कर लिया है और फिर इस केस को वो लेके गए थे इटलॉस के अंदर, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, प्लस में यूएन क्लॉस में भी लेके गए वो इस केस को। इटलॉस ने बाद में इस केस को रेफ़र कर दिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, ठीक है। इंडिया ने क्लेम किया कि भाई ये जो मरीन्स है ना, इन्होंने हमारा जो फ्रीडम है हमारे नेविगेशन राइट्स की अंडर यूएन क्लॉज, इसको वॉयलेट किया है और इनको कंपेंसेशन देना चाहिए, यानी कि इनको हम सज़ा भी देंगे और इनको कुछ मुआवजा देना चाहिए। इंडिया ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है ये इंडिया के कॉन्टिग्यूस जोन में हुआ है और इंडिया के ही जुरिस्डिक्शन में आता है। ये कॉन्टिग्यूस जोन क्या होते हैं, प्लस में ये कहाँ गया, एक और चीज़ बता रहा था मैं आपको यहाँ पर, हाँ, ये नेविगेशन राइट्स वगैरह क्या होते हैं, कॉन्टिग्यूस जोन्स क्या होते हैं, ये सब मैं आपको यूएन क्लॉज में पढ़ाऊँगा यहाँ पर नीचे। इस डायग्राम को मैं यूज़ करूँगा आपको समझाने के लिए कि कौन सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कौन सा टेरिटोरियल जोन है एंड एवरीथिंग। अभी सब सुनते चलो, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा सब कुछ। इंडिया ने बोला कि आपने हमारे रीजन के अंदर ये किया है तो भाई इसका जुरिस्डिक्शन तो हम करेंगे, ठीक है। इटली बोलता है कि नहीं भाई, हमारे पास इंटरनेशनल लॉ था, हमने उसको साइन किया हुआ है, हम लोगों ने आपके रीजन में जाके नहीं किया है और इन लोगों को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, 2012 में ये लोग इटालियन मरीन्स इंडिया के रीजन में कर क्या रहे थे, कहानी पीछे से समझने की कोशिश करो। जो 2012 का रीजन था ना, मैं आपको मैप दिखा देता हूँ एक बारी, बेहतर रहेगा। हाँ, तो हो क्या रहा था ना, 2012 के रीजन में ना, 12 के टाइम पर ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये सोमालिया रीजन दिख रहा है, यहाँ पे यमन है या ओमान है या इंडिया है, ये पूरा अरेबियन सी का रीजन दिख रहा है। इस रीजन में ना पायरेट्स बहुत बढ़ते जा रहे थे। और ये मत पूछना कि पायरेट्स क्या होते हैं, ठीक है। पायरेट्स की यहाँ पे प्रेजेंस बहुत बढ़ती जा रही थी, तो इंटरनेशनली गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पर हम लोगों को अपनी अपनी नेवीज़ एम्प्लॉय कर देनी चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ की नेवी यहाँ पर पेट्रोलिंग करती थी इस पूरे रीजन के 2012 के उस टाइम के अंदर। उस पेट्रोलिंग का ही पार्ट था कि इटालियन मरीन्स जो थे ये कुछ तरीके से ये इंडिया के काफ़ी करीब आ गए, ठीक है, इस पोर्ट के यहाँ कहीं आसपास पहुँच गए थे और इन्होंने 2 इंडियन फिशरमैन को शूट कर दिया ये समझ कर कि ये पायरेट्स आएंगे। ये तो इटालियन मरीन्स का कहना है। इंडिया ने बोला कि तुम हमारे जोन के अंदर एंटर करके शूट कैसे कर दिया, पहली बात तो तुमने गलत समझ के इनको शूट किया, फिर तुमने इनको हमारे जोन के अंदर एंटर करके कैसे शूट कर दिया। इटली बोल रहा है कि इनके पास इंटरनेशनल इम्यूनिटी थी, ठीक है, और इसी कारण ये जो किस्सा है ये बढ़ता ही चला गया। अभी भी इसमें कुछ फाइनल हो नहीं पाया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अपडेट सारा बता देता हूँ क्या क्या हुआ है। फिर ये केस इटली ने लेके गया इटलॉस के पास। इटलॉस ने बोला कि भाई आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाओ। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था, कन्वेंशन हुआ था पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का, हेग में हुआ था 1899 के अंदर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस होते हैं, स्टेट के आ गया, स्टेट एंटिटीज़ का आ गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई, फिर कोई प्राइवेट पार्टी भी आ जाती है। इस पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होता है, ठीक है ना, जो सारी की सारी पॉलिसीज़ को देखता है। एक पैनल होता है इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आर्बिट्रेटर्स का, ठीक है, जिसको मेंबर ऑफ कोर्ट बोलते हैं। एक सेक्रेटेरिएट होता है इसका, जिसको हम इंटरनेशनल ब्यूरो बोलते हैं, इसको सेक्रेटरी जनरल हेड करते हैं। इंडिया इसका मेंबर है, उसके हेडक्वार्टर हेग में। देखो पीसीए जो है ना, ये एक ब्यूरोक्रेटिक की पार्टी है पूरी की पूरी, पूरा का पूरा एक ग्रुप है ब्यूरोक्रेट्स हैं इसके अंदर। ये बैठते हैं कि इनके पास आप कोई भी मुद्दा लेके आ जाओ, ये बैठ के उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पीसीए ने कुछ रूलिंग की, उन्होंने कहा कि देखो इंडिया को क्लेम तो मिलना ही चाहिए इटली की तरफ से, थोड़ा सा कंपेंसेशन दो, इनको कुछ मुआवजा दो, पैसे वगैरह दो भाई, कुछ अब इनके 2 फिशरमैन की डेथ हुई है, उनकी फैमिलीज़ को, उन विक्टिम की फैमिली को कुछ तो कंपेंसेशन दो। हावेवर उन्होंने कहा कि इंडिया का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इटालियन मरीन्स को अपनी कंट्री में कोई ट्रायल देंगे। इंडिया आपके पास ऐसा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इनको इम्यूनिटी मिली हुई थी, क्योंकि ये स्टेट के बिहाफ के ऊपर एक्ट कर रहे थे वहाँ पर। उन्होंने आगे ये कहा कि जो इटालियन वेसल है इसने अपने राइट्स को वॉयलेट किया था, ठीक है। इंडियन फिशिंग वेसल जो थे अंडर यूएन क्लॉज, उनके एरिया में जाकर इन्होंने उनके जो नेविगेशन था इंडियन फिशरमैन्स का, उनके राइट को ये इटालियंस ने वॉयलेट किया था। अब ये जो अवार्ड है, जो वर्डिक्ट दिया है पीसीए ने, ये फाइनल है,
विदाउट एनी अपील। अब इसमें कोई फर्दर अपील नहीं होगी, क्योंकि इंडिया जो है यूएन क्लोज का एक पार्टी है। तो कुछ रूल्स वगैरह एग्रीमेंट्स होते हैं कि भाई आप लोग अगर पीएससी से करवा दिया, फाइनल अवार्ड हो गया, तो आप फर्दर अपील नहीं करोगे। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कि हम लोग इन ट्रिब्यूनल का डिसीजन जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 51C और जो उसका क्लोज आर्टिकल 51 का क्लोज सी और क्लोज डी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके तहत ये हमारे आर्टिकल के हैं। ये हम लोगों ने जिन भी पार्टीज़ का जो भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनका अगर हम लोगों ने एग्रीमेंट किया हुआ तो हम लोग उनके डिसीजन को मानेंगे। हम अपने आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो आर्टिकल ये मेंशन करते हैं कि अच्छा, ये तो मैंने बोल ही दिया ना आप लोगों को, तो ये वाली पूरी बात हुई। इसमें छोटा सा एक अपडेट और है, इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। रिसेंटली क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट गई थी, इस केस को बंद करने की बात कर रही थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है भाई, जब पीसीए ने अपना रूलिंग दे दिया है हम लोग मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कंपनसेशन नहीं आ रहा था ना इटली से, तब तक आप इस केस को बंद नहीं करोगे। जब तक इनकी फैमिली को, विक्टिम की फैमिली को पैसा नहीं मिल जाता, तब तक आप इस केस को बंद नहीं करोगे। एक अपडेट है, मैंने आपको दे दिया एडिशनली, ये मैंने इनसाइट की डेली न्यूज़ में रिसेंटली करवाया था अभी। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं यूएन क्लॉज क्या होता है, क्या है वो चीज़ जिसके कारण इंडिया ने बोला ये तो हमारे एरिया के अंदर आ गए एंड एवरीथिंग। एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि आया था 3rd यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस के तहत, जो हमने की थी यूएन लॉज ऑफ द सी। पहली कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई। थर्ड कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने यूएन क्लॉज बना दिया था। इसे हमने अडॉप्ट किया था 1982 के अंदर। उससे पहले जो क्वाड ट्रीटी थी हमारी 1958 की कन्वेंशन ऑन द हाई लॉज, उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया था, और 1994 से हम लोगों ने इसको एनफोर्स भी कर दिया था। आप इसको लॉ ऑफ द सी बोल लो, लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन बोल लो, या फिर लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी बोल सकते हो। काम क्या करता है, ये बताएगा कि आपका राइट्स कितने हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है किसी भी नेशन की, कितना हमको वर्ल्ड के ओशन को यूज़ करना है, ठीक है, फिर वहाँ पर कितना बिजनेस कर सकते हैं उसकी गाइडलाइंस भी यही देगा। एनवायरनमेंट को हम लोग कितना हार्नेस करना है, कितना यूज़ करना है, ठीक है, क्या रिसर्च कर सकते हैं, कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है, मरीन के नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कितना मैनेज कर सकते हैं, ये सारी की सारी गाइडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स बताएगा हमको यूएन क्लोज। करंटली यूएन क्लोज में 167 कंट्रीज़ हैं, यूरोप और यूरोपियन यूनियन भी है इसका, ये जिसने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया हुआ है। इंडिया ने 1982 में ही इसको साइन भी कर दिया था और 1995 में रेटिफाई कर दिया था। रेटिफाई करने का मतलब हो जाता है, देखो साइन करने का मतलब सिंपल सा है कि आप बस अभी आपने साइन किया है, यू आर इंटरेस्टेड टू रेटिफाइड, आप इसका फुल टाइम मेंबर बनना चाह रहे हो। जब आपने रेटिफाई कर दिया है, आपने हर चीज़ पे एग्री कर लिया है, आप इनके फाइनल डिसीजन के लिए बाइंडिंग हो चुके हो, ठीक है, आप फुल टाइम मेंबर हो। कन्वेंशन ने तीन इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए थे इंटरनेशनल सीन के लिए। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है अंडर यूएन क्लोज। यूएन क्लोज एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाता है कि कोई भी मैरीटाइम बाउंड्रीज़ के ऊपर, यानी कि आपके कोस्टल एरिया की कोई बाउंड्रीज़ के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो गया मेंबर स्टेट्स का, तो वो क्या क्या चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। या तो वो ITLOS इटलॉस जिसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इसको चूज़ कर लेंगे, या फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में जा सकते हैं, या फिर वो आर्बिट्रेरी जो ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ये यूएन क्लोज के अंडर ही आता है, इसमें जा सकते हैं, या फिर हमारा एक स्पेशल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, इसमें भी जा सकते हैं। तो आपकी चॉइस होती है, इन्होंने मैकेनिज्म बना रखा है, मेंबर स्टेट्स होते हैं, चूज़ करते हैं ये। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी क्या है, CLCS क्या है और ITLOS क्या है। छोटा सा है, टफ नहीं है, आसान है, समझ में आ जाएगा, पर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना ज़रूर। ITLOS यूएन क्लोज के अंडर ही है, एक जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। इसका काम हो रहा होता है कि जो भी किसी तरीके का डिस्प्यूट हो रहा है कि आपको इस कन्वेंशन की एप्लीकेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है, वो काम चला जाएगा ITLOS के पास। जैसे इंडिया के केस में यही हो गया था ना, इंडिया तो बोल रहा था कि भाई हमारे तुम नेविगेशन एरिया के अंदर आ गए हो, वो बोल रहे थे कि नहीं हम तो भाई स्टेट के अफेयर्स से आए, हमको तो परमिशन है, यूएन क्लॉज के अंडर आए हम, तो हमको तो इम्यूनिटी है। तो डिस्प्यूट हो गया ना, मतलब मामला फंस गया, डेडलॉक हो गया। इंडिया कह रहा है कि आप तो हमारे एरिया के अंदर आ गए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से परमिशन है, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर जब हम इस कन्वेंशन के लॉज को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होते, तो हम जाते हैं इटलॉस के पास। इसके पास जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटिंग टू दिस कन्वेंशन, ठीक है ना, कि जो लिविंग रिसोर्सेज हैं सी के, उनका प्रोटेक्शन, उनका प्रिजर्वेशन, मरीन का कंसर्न क्या है, किस तरीके से हम लोगों को मरीन मैरीटाइम जोन्स को डीलिमिट करना है, उनकी बाउंड्री वगैरह को चेंज करना है, नेविगेशन कहाँ कहाँ तक होगा, एनवायरनमेंट के मरीन साइंटिफिक में रिसर्च कितना कितना करना है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें 21 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ना आपको इस तरह के पॉइंट आ जाएंगे कि ITLOS को अंदर 21
फुल टाइम मेंबर्स या फिर डायरेक्ट मेंबर्स ऐसा कुछ आ जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि नहीं नहीं ITLOS में तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे। ये सभी स्टेट पार्टीज़ के लिए ओपन होता है कन्वेंशन जो होता है, ठीक है ना, और अदर देन स्टेट पार्टी जैसे कि कोई एंटरप्राइज हो गया, कोई प्राइवेट एंटिटीज हो, सब इसका पार्ट बन सकते हैं। देन कम्स इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी ही है, ठीक है। किंगस्टन जमाइका वहाँ पर ये बेस्ड है, इसको एस्टेब्लिश किया था हम लोगों ने UN क्लॉज के अंदर ही। इसका काम होता है ऑर्गेनाइज करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, जो भी मिनरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है ना किसी भी इंटरनेशनल सी बेड एरिया के अंदर, उन सबको, उनका नेशनल जुरिस्डिक्शन क्या है, कौन कंट्री का कितना जुरिस्डिक्शन रहेगा, ठीक है ना, और इसके अलावा जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसके मैनेजमेंट के लिए, मिनरल्स के लिए, वो इसका काम है। वो सारी पार्टीज़ टू द 1982 के जो UN क्लॉज की मेंबर्स हैं, वो सारी की सारी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के मेंबर्स हैं। देन कम्स CLCS, ठीक है, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये असाइन किया गया था, इसका जो मेनली काम होगा वो 2 सिग्निफिकेंट रोल होंगे, ठीक है। आउटर लिमिट्स बतानी होंगी और कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, कि 200 नॉटिकल माइल्स का जो कोस्टल स्टेट होता है ना उसका, ये सब मैं आपको यहाँ पर लास्ट में एक बार ढंग से समझाऊंगा। अभी सिर्फ सुनते चलो, एक बार सुनो, एक बार थोड़ा सा लेआउट बनने दो अपने माइंड के अंदर, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह क्या है, ये हाई सी क्या होते हैं, ये एक्सक्लूसिव जोन्स क्या होते हैं, एवरीथिंग, ये 200 नॉटिकल माइल क्या होता है, मैं सब कुछ डिटेल में मैप के उसके नीचे डायग्राम के साथ समझाऊंगा आपको। अभी इसको रोल्स असाइन करने थे, एस्टेब्लिशमेंट की कितनी कितनी लिमिट होगी, हर कंट्री की कितना कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा, कहाँ तक कोस्टल स्टेट रखा जाएगा, ठीक है ना, और इवेल्युएट करना कि जो क्लेम है कोस्टल स्टेट का एरिया का, वो 200 नॉटिकल माइल्स तक होगा, उसके बियॉन्ड कितना होगा, उसमें साइंटिफिक और टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करना। इसमें 21 मेंबर्स होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं जियोलॉजी के फील्ड में, जियोफिजिक्स में, हाइड्रोग्राफी में, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि UN क्लॉज ने जो 5 मेन जोन्स डिवाइड किए हुए हैं वो किस तरीके से डिवाइड किए हुए हैं। इंटरनल वाटर्स क्या है, टेरिटोरियल सी क्या है, कॉन्टिग्यूस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज के बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको इस डायग्राम से आइडिया देता हूँ, फिर मैं आपको कंटेंट रीड करवाऊँगा, फिर मैं डायग्राम दिखाऊँगा। ये डायग्राम थोड़ा ऊपर होता तो ईजी होता मेरे लिए, बट कोई बात नहीं, मैं आपको कोशिश करूँगा आपको ढंग से समझ में आ जाए। थोड़ा सा फोकस रखना एक बार यहाँ पर। ये मान लो इंडिया का ही लैंड है, ये जो आपको लैंड का पार्ट दिखाई दे रहा है ना, आई थिंक आई नीड टू जूम इट इन, ठीक है। अब आप देखो ये जो लैंड का पार्ट दिख रहा है ना, कंसिडर करो कि ये इंडिया का कोस्ट है, ये गोवा का कोस्ट है। इसके ऊपर का जो ये पानी होगा ना, इस एरिया में जो पानी होगा यहाँ पर, ये इंडिया का ही इनलैंड वाटर माना जाएगा, ये पूरा रीजन। यहाँ पर जहाँ से इस जो लैंड हमारा स्लाइड करना स्टार्ट होता है ना पानी के नीचे से, जैसे कि ये पानी है मान लो, ठीक है, और हमारा जो लैंड है वो यहाँ से ऐसे ख़त्म हो रहा होता है, ऑलराइट। तो जहाँ पर ये पानी का ये लैंड ख़त्म हो रहा होगा ना नीचे, फिर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह आ जाता है। तो ये हम इसको बेस लाइन कंसिडर करेंगे, यानी कि बेस लाइन मतलब क्यों, आगे टेरिटोरियल सी कितना नॉटिकल माइल होगा, कॉन्टिग्यूस जोन कितना नॉटिकल माइल होगा, वो हम इस बेस लाइन से डिफाइन करेंगे। तो ये बेस लाइन का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आगे की तरफ वो हमारा टेरिटोरियल सी होगा, और हमारा नेशनल एयर स्पेस भी वहीं तक होगा, यानी कि हमारा प्लेन जो है वो यहाँ तक फ्लाई कर सकता है इस जोन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का जो सी बेड हो गया, यहाँ का जो फ्लोर हो गया, ठीक है, यहाँ का जो ऊपर का ओशन का वाटर हो गया, ये सब के सब हमारे कंट्री के जुरिस्डिक्शन में आ जाते हैं, नेशनल जुरिस्डिक्शन, हमारी सॉवरेनिटी का पार्ट बन जाते हैं ये। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, टेरिटोरियल को हम लोग और 12 नॉटिकल माइल्स तक आगे बढ़ा लेते हैं, तो आ जाता है हमारा कॉन्टिग्यूस जोन। यहाँ पर हमको एयर स्पेस नहीं मिलता बिल्कुल भी, लेकिन हमारे पास ओशन फ्लोर होता है, और ये जो वाटर होता है ना, ये हमारा ही होता है। थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं, इसको 200 नॉटिकल माइल बना लेते हैं, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, तो हम बना लेते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिग्यूस जोन ये थोड़े से इंटरमीडिएरी होते हैं, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएरी कैसे होते हैं, यहाँ पर क्या कुछ अलाउ होता है, क्या कुछ अलाउ नहीं होता है। कॉन्टिग्यूस जोन का जो एरिया होता है ना, यहाँ पर आपको बेसिकली एक्सप्लोर करना अलाउड है, ठीक है, नेविगेट वगैरह करना अलाउड है, ये सी बेड और सी फ्लोर को और ओशन को और ये करना अलाउड है। ऊपर का स्पेस तो खैर आपको अलाउड होता ही नहीं है, यहाँ पर इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, लेकिन वहाँ पे आपका राइट नहीं होता है। आप अगर उसमें चले गए, वहाँ पर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो फिर आप इंटरनेशनल लॉ के अंडर आ जाओगे, ये नहीं कर सकते कि हमारा कुछ हुआ है। यहाँ पर कोई और फ्लाइट कुछ कर रही है, वो इंटरनेशनल एयर स्पेस में कुछ कर रही है। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और कॉन्टिग्यूस जोन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। और हाई सीज में जाने का तो मतलब यही है कि भैया आप तो सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ लग रहे हैं, यहाँ पर आपका कोई लॉ नहीं लग रहा। ये वाला जो 2 पार्ट है ना, कॉन्टिग्यूस और एक्सक्लूसिव, ये मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा।
बेस लाइन बता दिया, इंटरनेशनल ये इंटरनल वाटर्स बता दिया, ठीक है, यानी कि कोई भी पोर्ट हो गया, कोई भी बे हो गया, खाड़ी हो गई, इनलेट है, कोई रिवर है, कोई लेक बन रहा है उस एरिया के अंदर, वो सारा का सारा आपकी कंट्री में आएगा। टेरिटोरियल सी मैंने बता दिया, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जो होता है, ठीक है ना, वहाँ पर सी बेड, सब सोइल और इवन एयर स्पेस है वो आपका खुद का होता है, आपके खुद के राइट होंगे। कॉन्टिग्यूस जोन का क्या होगा, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल और टेरिटोरियल सी से 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्टिग्यूस जोन। ये इंटरमीडिएट होता है क्योंकि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक के साथ भी टच हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कोस्टल स्टेट होता है, यानी कोस्टल स्टेट का मतलब हम एग्जांपल तो इंडिया का लेके चल रहे थे ना, तो इंडिया का जो स्टेट होगा इसका राइट होगा कि वो प्रिवेंट भी कर सकता है, पनिश भी कर सकता है अगर कोई और वहाँ पर इमिग्रेशन कर रहा है, ठीक है, किसी कस्टम लॉ को अगर वायलेट कर रहा है, तो इंडिया का राइट होता है। कॉन्टिग्यूस जोन के अंदर आपका राइट होता है कि आप किसी को प्रिवेंट कर सकते हो कि नहीं भाई ये हमारा एरिया है, यहाँ पर आप कुछ मत करो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर डिफरेंस क्या आ जाता है कि यहाँ पर आप खुद एक्सप्लोर तो कर सकते हो, लेकिन कोई और एक्सप्लोर कर रहा था आप उसको रोक नहीं सकते। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है। अनलाइक टेरिटोरियल सी, जो कॉन्टिग्यूस जोन होता है, ये आपको जुरिस्डिक्शन देता है ओशन के सरफेस के ऊपर और फ्लोर के ऊपर। स्पेस का राइट तो आपका चला ही गया ना, एयर स्पेस तो आपके हाथ से चला ही गया है। लेकिन फिर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ना, इसके एरिया में क्या हो रहा है कि आपके जो सॉवरेन राइट्स होते हैं ना, एक्सप्लोर करने के होते हैं। आप उस मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कंजर्व भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो, लिविंग है या नॉन लिविंग है, सी बेड पे, सब सोइल पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बाकी एक्टिविटीज़ कर सकते हो एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह की, वाटर करंट विंड की। लेकिन टेरिटोरियल सी और कॉन्टिग्यूस जोन की जगह आपका कोई राइट नहीं होता है कि आप किसी और को प्रोहिबिट करोगे या फिर किसी की फ्रीडम को लिमिट करते हो। आप किसी को मना नहीं कर सकते यहाँ पर नेविगेट करने के लिए। ये वाला इतना पार्ट जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मेन पार्ट बन जाता है। कॉन्टिग्यूस तक कर सकते हो, टेरिटोरियल में तो सब कुछ ही कर सकते हो, स्पेस भी अपना, एयर भी अपना, पानी भी अपना, बेड भी अपना, फ्लोर भी अपना। कॉन्टिग्यूस में गए तो ऊपर से एयर स्पेस कट गया हमारे हाथ से, लेकिन बाकी सब हमारे हाथ में रह गया। इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक में चले गए तो ये है कि भाई खुद कुछ भी करते रहो, लेकिन दूसरे को प्रिवेंट नहीं कर सकते। यहाँ तो तुम प्रिवेंट भी कर सकते हो, किसी और को मना कर सकते हो कि भैया यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये जोन्स होते हैं। इतना सा टॉपिक था यूएन क्लोज का। एनरिका लेक्सी की कहानी मैंने आपको सुना दी है और सारे ही टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। फॉर ऑल ऑफ दोज हु वांट्स टू नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम को ओपन करो, उसके सर्च बार में जाओ, सर्च बार में जाके लिखना यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस, आपको ये चैनल मिलेगा। ये आपको डिस्प्ले पिक्चर मिल जाएगी। चैनल का पूरा नाम है यूपीएससी मंथली कंपाइलेशंस एक्सप्लेन्ड, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये इसी चैनल का, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच।